तो भैया पेपर थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं, और कुछ कुछ सवाल थोड़े लेंदी सवाल थे, तो बच्चों को समय लगा होगा पेपर करने में। तो एक बार हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरे पास सेट है वो T6 आई थिंक T6 सेट है बेटा, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग देखते जाना। चलिए, तो पहला सवाल है। पहले सवाल में हमसे कह रहा है कि 0.049 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई 5 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करती है। सुई का जड़त्व आघूर्ण आपको दिया हुआ है। यदि सुई का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण आपको दिया है x इंटू 10⁻⁵ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो x का मान पूछा है। आपको पता है अगर हम इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला लिखें तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√I/mv। I क्या है? I है हमारा जड़त्व आघूर्ण, M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, और B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं 20 दोलन पूर्ण करने में वो समय लेता है 5 सेकंड। तो एक दोलन में कितना समय हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 सेकंड। तो टी का मान हो जाएगा बेटा हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? T² बराबर 4π² यहां से आ जाएगा I/mv। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। पुट क्या करना है? टी का मान हमें दिया है तो 1/16 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम m के टर्म्स में निकाल लेते हैं। हमें m चाहिए। m मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है m बराबर I/b इंटू 4π² ठीक है भैया। तो I की वैल्यू हमें दी है, I की वैल्यू दी है 9.8 इंटू 10⁻⁻6। फिर हमें B दिया है, B कितना दिया है? B दिया है 0.049। फिर हमसे करें 4πr², पाई स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर करोगे 3.14 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा T² यानी 1/16। तो ये 1/16 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर मेरे पास आया हुआ है बेटा, तो वो x की जो वैल्यू है यहाँ से आपको दिखेगा, जो आया है वो आया है 1280 π² इंटू 10⁻⁻⁻। ये हमारा आंसर हो। तो ऑप्शन हो गया है सेकंड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल था, कोई बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण से चिन्हित किया गया है, और आपको दिया है कि 4×10⁻⁻6 कूलाम इंटू मीटर परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P दिया है आपको, R दिया है आपको, और आपसे कह रहा है कि अक्षीय बिंदु पर विभव दिया है। और आपको पता है अक्षीय बिंदु पर विभव क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो Kp/r² होता है। छोटे द्विध्रुव के लिए, बड़े के लिए नहीं बेटा, छोटे द्विध्रुव के लिए, लघु द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला होता है। तो आप पुट करोगे सारी वैल्यू, K की वैल्यू 9×10⁹, P का जो मान होता है वो दिया है आपको, P का मान 4×10⁻⁻6, और जो R दिया है आपको, R का मान दिया है 2 मीटर, यानी स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक दिया है बेटा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया है, और दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 का फैक्टर आ गया जो कि होता नहीं है। 2 का फैक्टर आ गया तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल जो है, बिल्कुल एनसीईआरटी में एक आप देखोगे तो आपको इसका बिल्कुल स्पेक्ट्रम बना के दिया गया है। अगर आपको वो चीज याद होती बेसिक सा तो आप कर लेते, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं हम सारे ऑप्शन पर अगर नजर मारोगे तो आपको सारे ऑप्शन में जो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है, या सभी को देखोगे तो ए के जो सारे मैचिंग में है तो वो सब अलग अलग हैं। तो अगर मैं पहले वाले को ही मैच कर लूं तो मुझे लगता है सारे आंसर ठीक हो जाएंगे हमारे। तो आपको पता है वेवलेंथ का तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ से देखूँ जेड हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है तो 1/λ बराबर R की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर में बात कर रहे हैं, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है भैया। तो लैम्डा यहाँ से मुझे दिख रहा है 9 चौके 36, 36/5 नीचे आ जाएगा आपका 1.09 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि आपको ये नैनोमीटर में चाहिए। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जो आंसर है बेटा वो आंसर है इसका थर्ड।
तो पहले वाले का आंसर थर्ड हो रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर हम लगाएंगे फोर्थ वाला, क्योंकि एक में ही आपको दिख रहा होगा, सब में एक ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तो एक ही वैल्यू जो आने वाली है वो थर्ड आने वाली है। ठीक है भैया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई के स्टील के तार की स्टील की प्रत्यास्थता सीमा दिया हुई है। इसका मतलब आपको दिया है एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए आपको दिया है 8 गुणा 10 की घात 8, और कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक यानी आपको गामा दिया, ये दिया हुआ है, ये दिया है 2 गुणा 10 की घात 11। आपसे पूछा तार की लंबाई में वृद्धि, डेल्टा एल पूछ रहा है। आपको पता है डेल्टा एल होता है बेटा एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, तो ये आपको दिया है एफ अपॉन ए 8 गुणा 10 की घात 8। लेंथ आपको दी है 1 मीटर, और आपको गामा दिया है 2 गुणा 10 की घात 11। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 4 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा भैया। 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल कह रहा है कि एक समान द्रव्यमान के दो पिंड ए और बी पूर्णतया प्रत्यास्थ एक विमीय संघट्ट करते हैं, मतलब वन डायमेंशन कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, और आपसे कह रहा है कि संघट्ट से पूर्व पिंड ए v1 वेग से जा रहा है जबकि पिंड v विराम में है। तो देखो आपको पता है जब पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है तो उसमें जो दोनों हमारे जो बॉडीज होती हैं वो एक चिपक के चलती हैं बेटा, कॉमन वेग हो जाता है उनका, मुख्य ओवेनिस्ट वेग से चलती है, तो वो कॉमन वेग क्या होता है, v ओवेनिस्ट होता है। आपको पता होना चाहिए वो होता है m1v1 प्लस m2v2, या ऐसे कर लो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं पहले बात करूं तो दोनों के द्रव्यमान समान है, तो m और उसका वेग जो है v1 है, द्रव्यमान हो जाएगा 2m, और इसका तो आपको पता है 0 आने वाला रुका हुआ, तो यहाँ से v1/2 आ जाएगा, यानी जो v2 आने वाला है हमारा वो v1/2 आने वाला है। और आपसे पूछा संघट्ट के पश्चात वेग v2 है और v1 का रेशो लोगे तो, अच्छा v1 अपॉन v2 पूछ रहा है आपसे, v1 अपॉन v2 पूछेगा तो यहाँ से रेशो निकालोगे तो आपका आने वाला है बेटा 2:1, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 5वें का डी, यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया। 6वां सवाल आपसे कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने दिए हैं आपको n+1 खानों का मान मुख्य पैमानों के n खानों के मान के बराबर है। तो ये सवाल बहुत आसान है, वर्नियर पैमाने पे n+1 खाने हैं और वो मुख्य पैमाने के n खानों से मेल खाते हैं, तो आपको यहां से लिखना चाहिए, क्या लिखोगे आप, लिखोगे n+1 VSD बराबर n MSD। क्या मैं यहां से 1 VSD की वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 VSD आ जाएगा n अपॉन n+1 MSD। और आपको पता है अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट, वो होता है लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 1 अपॉन n+1 इंटू MSD, यानी MSD मतलब मुख्य पैमाने का भाग, और मुख्य पैमाने का जो एक भाग है वो आपको 0.1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 0.1 मिलीमीटर डिवाइड बाई n+1। लेकिन आपसे आंसर सेंटीमीटर मांग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड और करना पड़ेगा, 0.1 नीचे आएगा तो हो जाएगा ये 10, और 10 से डिवाइड करोगे 10 और आ गया है, आंसर हो जाएगा 1/100 इंटू n+1। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 4। चलिए भैया 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है कि ऊष्मागतिक निकाय के चक्रीय प्रक्रम ABCDA से ले जाया जाता है, BC पथ के अनुदिश गैस द्वारा कृत कार्य होगा, और गैस द्वारा अगर कार्य की बात करेंगे आपसे पूछ रहा है BC की बात, और BC पे आप देखोगे तो आपका जो आयतन है वो नियत है, और आयतन नियत है तो आपको पता है क्या होता है, वर्क होता है P इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, 0 हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ पहुंचते हैं। एक बैलगाड़ी का पहिया चित्र अनुसार एक समतल सड़क पर लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है मतलब हम प्योर रोलिंग मानेंगे, शुद्ध लुढ़कन मानेंगे इसको, है ना भैया, तो कोई चलो, यदि दिखाई गई दिशा में इसकी रेखीय चाल v हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो भैया इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो आगे बढ़ रहा है v वेग से, आगे बढ़ रहा होगा तो आपको पता है p पर वेलोसिटी ऐसी होगी कुछ r ओमेगा टाइप से, या ये वाली होगी, है ना, या v मान लो इसको v ही होगी तो सेम, और इसकी वेलोसिटी पीछे होगी। एक वेलोसिटी द्रव्यमान केंद्र की मिलेगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो आपको पता है ये सेम डायरेक्शन में 2v से भागेगा, ये 0 से भागेगा, और ये हमारा जा रहा है, तो p का वेग जो है वो ज्यादा है q से, q पर तो 0 है बिल्कुल, और p पर हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 2v हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ऑप्शन हो जाएगा बिंदु p q बिंदु तेज गति से करता है, हाँ भैया फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिंदु p जो है हमारा वो तेज गति से मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कह रहा है
एक गोले को डोरी से क्षैतिज तल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि उसकी प्रारंभिक चाल आपको ओमेगा दी है, डोरी में तनाव टी दिया है, और कह रहा है कि अगर इसको 2 ओमेगा से घुमाया जाए तो तनाव क्या होगा आपको पता है। अगर डोरी घूम रही है तो उस पर जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो टेंशन के बराबर होगा, और वो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब आपसे कह रहा है कि यार तनाव क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा को 2 ओमेगा कर दोगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ, 2 ओमेगा करोगे 2 ओमेगा के स्क्वायर आ जाएगा, 4 का फैक्टर बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा टी है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल थोड़ा सा अलग सा है क्योंकि इस तरह के सवाल अधिक नीट में पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते हैं, जनरली टीचर भी नहीं अवॉइड करते इस प्रकार के सवाल कराना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो प्रिज्म लिया है बेटा, वो जो हम समबाहु प्रिज्म की बात करते हैं वो प्रिज्म नहीं है ना, जो हम बात करते हैं समद्विबाहु प्रिज्म की या समबाहु प्रिज्म की, वो वाला प्रिज्म नहीं है। तो अब वो साफ साफ उन्होंने कहा है, बच्चे अक्सर ये गलती करेंगे कि जो अंदर जो किरण है वो आधार VC के समांतर है, तो बच्चे न्यूनतम विचलन की कंडीशन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। बेसिक से कैसे जाओगे जरा मैं समझाता हूं आपको। देखो भाई, अगर ये एंगल 90 दिया है आपको, तो मैं इस एंगल को R मान रहा हूं, ये एंगल R होगा तो ये वाला एंगल R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस R, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस R। कुछ नहीं करना, 2 बार हमें स्नेल्सलॉ लगाना है। पहली बार लगाओगे आप AB सतह पे, AB सतह पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू हवा से जा रही है 1 इंटू साइन 30 बराबर आपको दिखेगा म्यू इंटू यहाँ पर जो कोण है हमारा R है साइन R, ठीक है भैया। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 बराबर म्यू साइन R। यहाँ से साइन R की वैल्यू निकालोगे तो साइन R की वैल्यू हो जाएगी 1/2 म्यू। या चलो इतना ही छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण आप दूसरा जो स्नेल का नियम लगाओगे वो इस सतह पे लगाओगे, तो इस सतह पे आपको दिख रहा है यहाँ पर थीटा आपका 90 हो गया है, तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो म्यू इंटू साइन 90 माइनस R, ये वाला कोण 90 माइनस R है, बराबर हवा में जा रहे हो और हो जाएगा साइन 90। तो देखोगे यहाँ से म्यू साइन 90 माइनस R होता है कॉस, कॉस R बराबर 1। ये कंडीशन आ गई आपकी, पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो वहां से क्या करो, आप उठा लो साइन की वैल्यू। अच्छा, मैं म्यू जो लिखा है कॉस R को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R बराबर 1। तो म्यू साइन की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या आ जाएगा 1/2 म्यू बराबर साइन R। एक बार जरा करो कैलकुलेशन, मेरे पास क्या है मैं जरा देख लेता हूं। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो है, ठीक है 1/2 म्यू, और ये दिया है पूरा मामला, ठीक है भैया। तो यहाँ से उठा के जब पुट करोगे दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है म्यू की वैल्यू, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो म्यू को जो मान आने वाला है वो आने वाला है √5/4 यानी √5/2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन होने वाला है बेटा फोर्थ ऑप्शन होने वाला है, ठीक है भैया, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत थ्योरी वाला सवाल था, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका जो काई होता है बेटा, वो 0 से -1 के बीच में होता है, -1 से 0 के बीच में। तो इसका पहले का हो जाएगा सेकंड, और जो लोह चुंबकीय होते हैं उनका 1 से बड़ा होता है। तो मुझे लगता है दो आंसर मैच करा के आप जा सकते हो, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, और 11वां जो सवाल है बहुत आसान सवाल है, इससे आसान मुझे लगता है इस पूरे पेपर में सवाल नहीं है। तो ये हमें सरल आवर्त गति का सवाल दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि यदि x बराबर 5 साइन πt + π/3 मीटर में है, सरल आवर्त गति करते हुए आपको गति दी हुई है, तो गति का आयाम पूछा है, आवर्त काल पूछा है। तो भैया आयाम तो होता है, देखो आपको दिख रहा है आयाम, तो ये हो गया, ए का मान हो गया 5, और पूछा है आपसे आवर्त काल। आवर्त काल होता है 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू अगर आप कंपेयर करके निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो 2π/π, तो पाई से पाई गया तो टी आ गया हमारा 2। आंसर हो गया हमारा 5, तो फोर्थ हो गया, बिल्कुल सही लगाया बच्चे ने जिसने भी लगाया है। चलिए भैया 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 13 जो सवाल है 13वां, वो सवाल बहुत आसान है, एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन लिखी हुई है, मैंने भी जब बच्चों को पढ़ाया तो बहुत बार बताया था। वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को लेकर सही उत्तर चुने।
पहला कथन क्या कह रहा है, सोलर सेल के लिए जो IV अभिलाक्षणिक दिए गए ग्राफ के लिए चौथे चतुर्थांश में होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर IV अब ग्राफ बनाते हो तो सोलर सेल का जो ग्राफ बनता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है, I और V का ग्राफ, ठीक है भैया, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है और वो चतुर्थांश में ही आता है, फोर्थ में, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि उत्क्रम अविनत पीएन जंक्शन डायोड में धारा बहुसंख्यक आवेशों के कारण होता है, नहीं भैया, रिवर्स बायस की बात कर रहा है, पश्च अविनति की बात कर रहा है, तो पश्च अविनति में जो करंट बहता है वो अल्पसंख्यकों की वजह से बहता है, यानी जो हमारे बहुसंख्यक होते हैं उनकी वजह से करंट नहीं बहता है, पश्च अविनति में जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यकों की वजह से बहती है, और अग्र अविनति में धारा बहती है बहुसंख्यकों की वजह से। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला गलत है, तो ए सही है, बी गलत है, ठीक लगाया बच्चे ने, थर्ड आंसर है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल ए व टर्मिनल बी के बीच तुल्य धारिता पूछी है, तो तुल्य धारिता निकालने के लिए देखो यार, अगर ए और बी के बीच बैटरी लगी होती तो आपको इस संतुलित VT नजर आ रहा होगा, 2:2, इसमें कोई करंट धारा नहीं जाएगी, तो आपको दिख रहा है दोनों सीरीज में है, और दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, समांतर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इनका 1 आ जाएगा, नीचे से 1 आ जाएगा, 1 1 समांतर में है तो आंसर आ जाएगा आपका 2, यानी आंसर आने वाला है आपका थर्ड, 2 माइक्रोफेरेड। 15, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या, बहुत आसान सवाल है, आपको पता है VP/VS बराबर होता है NP/NS के, आपको क्या दिया, NP/NS दिया है, तो यहां से 1/2 आ जाएगा, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है उल्टा, VS/VP पूछ रहा है, तो VS/VP जो होने वाला है वो होने वाला है 2:1, यानी आंसर हो जाएगा 4। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बारीक समतल वृत्ताकार चक्ति को पानी की सतह से धीरे से रख दिया गया है, यदि पानी का पृष्ठ तनाव आपको दिया गया है तो पानी की सतह से अलग करने के लिए आवश्यक आधिक्य बल पूछा है। देखो यार, जो बल होगा ना, पढ़ा है क्लास में, बहुत आसान सवाल है, जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, वो आपको पता है 2πr इंटू पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव कितना दिया है 0.07 है ना भैया, तो आर आपको दी हुई है, त्रिज्या सब कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर मेरे पास है वो 19 का आंसर दिया हुआ है, 16 का जो आंसर मेरे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19.8, एक बार कैलकुलेट करो, मुझे लगता है 1.98 आ रहा है इसका आंसर, चलो एक बार देखते हैं, तो 1.98 आ रहा है जो मैं देखता हूँ एक बार, तो 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू आपको दी है 4.5 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करोगे 4.5 डिवाइड बाई 100, और ये आपको न्यूटन दिया ही हुआ है 0.07, तो इसको कैलकुलेट करोगे जरा, तो मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके, तो हो रहा है 6.28 है ना, तो यहाँ से देखोगे तो आपको जो मुझे नजर आ रहा है 45 गुणा 7/10⁴, ठीक है, तो एक बार देखता हूँ मैं कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 19 पॉइंट आ रहा है कुछ, है ना, तो आंसर बेटा इसका थर्ड आ रहा है, 19.8 मिली एम्पियर आ रहा है, मिली न्यूटन आ रहा है बेटा इसका आंसर, तो थर्ड आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, 17वां सवाल जो दिया है, L लंबाई तथा 100 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर आपने कर दिया है 10 भागों में विभाजित, ठीक है, काट कर विभाजित कर दिया है, तो सबका अगर पूरे का प्रतिरोध 100 था 10, तो एक का कितना हो जाएगा, एक का प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम, ठीक है भैया, 10 बराबर भागों में विभाजित। अब कह रहा है प्रथम 5 भागों को श्रेणी में लगा दिया, अगर सीरीज में लगा दोगे 5 को तो प्रतिरोध हो जाएगा 50, और समांतर में लगा दोगे पैरेलल में तो प्रतिरोध आपको मिलेगा 10/5 यानी 2 ओम। अब कह रहा है कि पुनः इन संयोजनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है, दोनों को श्रेणी में फिर से लगा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 52, बिल्कुल ठीक लगाया है बच्चे ने, 52 आंसर है, फोर्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात कर रहा है वह राशियां जिनकी विमाएं घन कोण के समान है, भैया घन कोण की कोई विमा नहीं होती है, तो घन कोण की कोई विमा नहीं होती है, तो देखो किस में से किस ऑप्शन में विमा नहीं है, विकृति की विमा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन चाप की विमा होती है, कोणीय चाल की विमा नहीं होती है, होती है लेकिन उस प्रतिबल की, ये भी ठीक है, तो आप मुझे जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो विकृति की विमा होती नहीं है, कोण की विमा नहीं होती है, तो ऑप्शन थर्ड हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि उपरोक्त क्षेत्र में एक तीव्र छड़ चुंबक प्रणालिका 1 से प्रणालिका 2 की ओर गति कर रही है, 1 से 2 की ओर गति कर रही है, प्रणालिका 1 में प्रेरित धारा की दिशा, तो धारा की दिशा पूछी। देखो यार, अगर ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो पता है आपको ये दूर नहीं जाने देगी, तो क्या बनाएगी यहाँ पे, साउथ बनाएगी, साउथ बनाएगी, तो आपको पता है धार ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो करंट को ऐसे बहना पड़ेगा, ऐसा मतलब ऐसे करंट बहना पड़ेगा, तो करंट हो जाएगा ए से बी, तो पहला जाएगा ए से बी, ए बी। दूसरा क्या कह रहा है, अगर ये पास जा रहा है तो इसको क्या बनाएगा, साउथ बना के रिपल करेगा, दूर भगाएगा, और दूर भगाएगा
तो धारा कैसे बहेगी? धारा कुछ ऐसे बहनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे कुछ बहना चाहिए, जैसे नॉर्थ इधर साउथ बने, धारा बहनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे धारा बहेगी तो ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे आएगा हमारा करंट, है ना भैया। तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी डी से सी। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। मेरे पास जो आंसर लगा है वो थर्ड ही लगा है, ठीक है, थर्ड लगा है। तो डी से सी इसमें धारा बहेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए बी और डी सी। अगला सवाल जो है वो 20 वाला सवाल है। कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध दिया है आपको 1 ओम और 10 वोल्ट की आपको बैटरी दी है, उसका विभवांतर दिया है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, ये वाला वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। यानी अगर हम बिल्कुल फॉर्मूले से उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो 4 ओम वाला ही वोल्टेज होगा। तो आप वोल्टेज के विभाजन से भी निकाल सकते हो। तो VT जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कुल वोल्टेज आपके पास 10 है, टुकड़े उसके करने पड़ेंगे 5 और 4 के अक्रॉस निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आने वाला है। ऑप्शन हो गया हमारा 1। आज भी 21 वाला सवाल है, आपसे पूछ रहा है 1/λ² के बीच में ग्राफ और E की गति ऊर्जा के बीच में ग्राफ। तो आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, H/√2m के होता है भैया। अगर बाकी चीज तुम हटा ही दो तो λ² अगर यहाँ से देखूंगा तो समानुपाती हो जाएगा 1/k के। लेकिन हमसे पूछ रहा है 1/λ के, तो 1/λ² जो होने वाला है वो समानुपाती है k के। इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ पूछा है, सरल रेखा आपको दिख रही होगी। अगर मैं इस पूरे को y मान लूं, इस पूरे को y मान लो, इसको x मान लो, तो y समानुपाती x आपको दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, सरल रेखा बनेगी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22 में। 22 वाला सवाल क्या कह रहा है, यदि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c है, इस फोटोन के लिए निम्न क्या सही होगा। फोटोन की ऊर्जा h न्यू होगी, बिल्कुल सही बात है। फोटोन का वेग c होगा, बिल्कुल ठीक बात है। फोटोन का संवेग जो होता है वो संवेग जो होता है वो p बराबर E/c होता है। अगर ऊर्जा h न्यू है तो h न्यू अपॉन c हो जाएगा, तो ये वाला भी सही हो गया। फोटोन इलेक्ट्रॉन संघट्ट में दोनों कुल ऊर्जा तथा संरक्षित रहते हैं, ये भी ठीक बात है। फोटोन पर धनात्मक आवेश होता है, ये गलत बात है। तो पहले के चारों सही है, ABCD। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 22 का 4, 22 का 4 हो जाएगा। मेरे पास क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, ABCD है बेटा, 22 का 4 है। आ जाओ भैया 23 वाले सवाल में। 23 वाले सवाल में क्या कह रहा है वो, 23 वाले सवाल में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और समझना क्या पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा क्योंकि ये जो पार्ट है वो डीके वाला पार्ट है और हमने ये हटा दिया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों पूछ लिया उन्होंने। वैसे तो सवाल बहुत आसान है, बेसिक सा है, लेकिन फिर भी नहीं पूछना चाहिए था उनको। क्या कह रहा है, आपको दिया है कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कह रहा है वो ये, अब कह रहा है कि अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके मतलब 2He4, तो यहाँ से क्या होगा, 2 यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 80 और यहाँ पे बचेगा 286। अब क्या कह रहा है, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन मतलब है कि प्रोटॉन टूटा होगा हमारा किसमें, न्यूट्रॉन में और इसमें। तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो बेटा एक आपके पास चार्ज प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यानी हो जाएगा 17, ये हमारा कम नहीं है वहां से कुछ भी, 286 का 6 रहेगा। अब अगली पार्ट में आपसे कह रहा है, अगले पास में कह रहा है कि बीटा माइनस डिके हुआ है। बीटा माइनस डिके में क्या होता है, बीटा माइनस डिके में होता यह है कि जो न्यूट्रॉन है आपका वो टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो क्या मिल जाएगा उसको, गेन कर लेगा, तो यहाँ से 80 हो जाएगा और 286 हो जाएगा। अब अगले पार्ट में उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि बीटा माइनस डिके हुआ है। अगर बीटा माइनस डिके बोलता तो मैं 81 कर देता, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन तो आउटोमोट शेल से भी निकल सकता है। तो आंसर इसका 80, ये मतलब ये भी हो सकता है 286 80 और 286 81 भी कोई कोई आंसर इसका देगा, क्योंकि कोई कोई इसको इलेक्ट्रॉन माइनस जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको बीटा माइनस डिके मान के कर रहे होंगे। लेकिन सवाल में कहीं नहीं बोला है, सवाल में कहीं नहीं बोला है, तो हम उसको बीटा माइनस डिके नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अगर बीटा माइनस डिके मानना होता तो यहाँ भी बीटा माइनस डिके ही लिखता, जो कि उसने सवाल में बिल्कुल नहीं लिखा है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर जाना चाहिए वो 4th जाना चाहिए भैया, ठीक है। लेकिन कोई कोई आंसर इसका 2nd भी देगा, तो इस दोनों आंसर अभी ठीक है, जब तक एनटीए का वेट करते हैं वो किस हिसाब से आंसर हमें प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किसी छड़ पर 5 न्यूटन का बल के अंतर्गत किसी विस्थापन आपको दिया हुआ है, क्षणिक शक्ति का मान पूछा है। देखो शक्ति होती है बेटा P बराबर F/V होता है, फोर्स आपको दिया है 5 न्यूटन, V क्या होता है ds/dt, विस्थापन का अवकलन करना पड़ेगा, तो 5 ds/dt, जब इसका अवकलन करोगे 2t का अवकलन हो जाएगा 2, तो आ जाएगा आपका 10 वॉट, है ना। तो आंसर हो जाएगा 3rd। आ जाइए 25 में, एक पतली छड़ का इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ के परत जड़त्व, ये सब दिया हुआ है मामला यार। तो देखो आपको पता है मध्य बिंदु के ये क्या होता है ml²/12, और ये मामला आपको दिया हुआ है, इधर दिया है 2400, सारा मामला ग्राम और सेंटीमीटर में दिया हुआ है
है ना भाई। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास जो आंसर है इसका, वो आंसर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो 8.5 है। 8.5 आंसर आ रहा है भैया। छड़ की लंबाई L जो आ रहा है वो 8.5 आ रहा है, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। बस इसी फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू आपको। 26 वाले सवाल में, यंग द्विध्रुवी प्रयोग में एक मणि स्रोत को श्वेत प्रकाश से परिवर्तित कर दिया जाए। कुछ नहीं होता, बस जो हमारा केंद्रीय जो फ्रिंज होती है, दीप्त होता है, वहां पर बनता तो हमारा वैरायटी है, दीप्त ही बनता है, लेकिन उसके आसपास हमें कुछ दूसरे पैटर्न भी नजर आते हैं, कुछ अलग अलग कलर्स भी नजर आते हैं। तो क्या कह रहा है ऑप्शन पहला, कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक कलर के लिए जो लैम्डा होगा वो अलग अलग होगा, और लैम्डा अलग अलग होगा तो कुछ आपको पता है केंद्रीय जो दीप्त होगा उसके आसपास भी हमें कुछ कलर नजर आने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई, बिल्कुल गलत बात है, ये समान चौड़ाई की नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सभी कलर्स हैं, सभी कलर की तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, तो सभी के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी। ठीक है भैया। व्यतिकरण प्रारूप, ये गलत बात है, अदृश्य नहीं होगा, दिखेगा। कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक अदीप्त, नहीं, केंद्र पर तो हमारा दीप्त ही बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला। 27 में कह रहा है एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत द्वारा आविष्कृत किया गया है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिंदुओं C और P के बीच विभवांतर पूछा है यार। C और P के बीच, अब भैया बहुत आसान सवाल है, जो विभव यहाँ होता है वही विभव यहाँ होगा, यानी P पॉइंट का विभव होगा C पॉइंट के बराबर, तो अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए लॉजिक परपथ का निर्गत किसके समान है। देखो यार, यहां से ए गया, यहाँ भी ए जाएगा, यहाँ भी ए जाएगा, तो आपको पता है ए बार आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, ए इंटू ए का बार करेगा, ए इंटू ए होता है, तो ए बार यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी बार मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा, तो यहाँ गया अंदर ए बार बी बार, तो ये क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार का बार। और आपको पता है, मैंने आपको डीमॉर्गन थ्योरम सिखाई थी, वहां पे बताया था, ये खुल जाता है अलग अलग, ए बार बार इंटू बी बार बार, ये बात दो बार आ गया तो हट जाता है ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या होता है, एंड गेट होता है भैया। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, आंसर हो गया है दूसरा। आ जाओ 29 में, निम्नलिखित सत्यता सारणी के अनुसार एक लॉजिक परपथ निर्गत प्रदान करता है। देखो आप, अगर आप सिंपल से लॉजिक लगाओगे इसको तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप आउटपुट को देखोगे तो आउटपुट आपको दिख रहा है जो बी है जस्ट उसका उल्टा है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, देखो ये। तो कुल मिला के जो आपका आउटपुट आने वाला है वो बी बार आने वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला से। बिल्कुल देखना ही नहीं है, देख के सॉल्व कर देना है, बी का उल्टा आउटपुट आ रहा है, तो बी बार आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरों की कुंडली में प्रवाहित धारा दी हुई है और केंद्र पर चुंबकीय परिमाण पूछा है। देखो क्या होता है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, बी बराबर होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, तो आपको सारा मामला दिया हुआ है, जब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो आपको धारा दी हुई, धारा दी है 7 एम्पियर, फेरों की संख्या आपको दी है 100, है ना, और आपको त्रिज्या तो दी है, वो दी है 0.1 मीटर, मीटर में रखना है, सारी बातें आपको दी हुई। तो आपको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 30 का जो आंसर आने वाला है बेटा, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो दिया है 4.4 मिली टेस्ला, पहला आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 को अगर आप देखोगे, एक ग्रह का द्रव्यमान आपको दिया है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 गुना है, तो जी डैश अगर आप निकालोगे तो जी m/10 आ जाएगा यहाँ पर, और ब्यास दिया है आधा, तो इसका मतलब R स्क्वायर करोगे तो आपको दिखेगा R/2 स्क्वायर। तो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ से 4/10 इंटू जी की वैल्यू, तो यानी 0.4 इंटू जी की वैल्यू 9.8, आंसर आने वाला है आपका 3.92, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बेहद आसान सवाल है, इसको तो मतलब देखकर ही सॉल्व कर देना चाहिए था, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता भी नहीं है। एक वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गतिमान एक कण जारी रखता है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो वेग तो लगातार बदल रहा है, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है, और त्वरण भी लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि उसकी भी दिशा लगातार चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परिवर्ती वेग एवं परिवर्ती त्वरण, दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला, प्रदर्शित चित्र में गुटका ए पर 10 न्यूटन क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है, गुटका ए भी द्रव्यमान आपको दिए हैं और घर्षण रहित तल पे, तो क्या होगा, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, दोनों साथ चलेंगे तो त्वरण कितना आएगा, त्वरण जो आने वाला है वो 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया है। अब क्या कह रहा है, ये वाला गुटका भी भाग रहा है कितने से,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कब भागेगा? जब पीछे वाला कितना बल लगाएगा उस पर? 3 × 2। इतना बल पीछे से लगाना पड़ेगा तभी आगे इतने तुरंत से भागेगा। तो F बराबर आ जाएगा 6 न्यूटन। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, 6 न्यूटन आंसर होगा। 34, एक अध्रुवित प्रकाश पुंज किसी कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। ये साफ साफ देखो यार, मैंने क्लास में बताया था, जब ब्रूस्टर कोण पर आता है तो जो परावर्तित हमारी तरंग होती है, किरण होती है, वो पूर्णतः क्या हो जाती है? ध्रुवित हो जाती है। लेकिन जो हमारी अपवर्तित किरण रहती है वो क्या रहती है? वो हमारी आंशिक रूप से परावर्तित ध्रुवित हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप ध्रुवित, परंतु अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप ध्रुवित होगा। तो ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा इसका। आ जाओ, दो कथन दिए गए हैं। परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें समान संख्या में धनात्मक ऋणात्मक, बिल्कुल ठीक बात है, पहला बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थायी होते हैं और अपना अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जब हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था, वहां पर यही बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि किसी परमाणु के स्थायी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो परमाणु हमने स्थायी ही माना था वहां पर, तो स्थायी है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा ठीक है? थर्ड वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बी सेक्शन में बढ़ते हैं और कह रहा है कि एक बैटरी से जुड़े समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। तो आपको पता है धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी कम हो जाएगा तो धारिता हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन बैटरी से लगा है, इसका मतलब विभवांतर आपका चेंज नहीं होगा। सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। विभवांतर हमारा बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहने वाला है। सी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्यू को भी बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें संचित आवेश बढ़ता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। संचित ऊर्जा बढ़ती है, संचित ऊर्जा यानी ऊर्जा निकालोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर। वी बढ़ नहीं रहा, सी बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी बढ़ रही है। ये घटती कह रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसकी धारिता बढ़ती है, ठीक बात है, ए सही है, सी सही है। इसके आवेश तथा वोल्टेज का अनुपात समान रहता है। आवेश तथा वोल्टेज का अनुपात समान, यानी धारिता होती है उनका अनुपात तो, लेकिन वो बढ़ रही है, समान नहीं रहता। डी ऑप्शन गलत है। आवेश तथा वोल्टेज का गुणनफल बढ़ता है, आवेश तथा वोल्टेज का, ठीक बात है, गुणनफल क्यू इंटू वी पूछ रहा है, वी तो बदल नहीं रहा, क्यू बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। तो ई, ए सी ई ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, बिल्कुल ठीक है। 36 का 4। 37 का, निम्नलिखित ग्राफ में एक आदर्श गैस के 3 दाबों P1 P2 P3 पर बात करी गई है। तो आपसे चार्ल्स नियम बिंदु रेखा की तुलना, भैया आपसे पूछा है, तुलना की गई है, सही संबंध पूछा है। देखो यार, अगर मैं PV बराबर NRT लगाऊं इसमें, PV बराबर NRT, ठीक है भैया, तो क्या करोगे बताओ? तो अगर आप यहां से निकालोगे T बराबर P बराबर P अपॉन NR बराबर T अपॉन V, T अपॉन V, और यही तो ढलान होती है हमारी, स्लोप हो जाएगा, ढलान हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। तो आप देखोगे R और N तो सबके लिए समान है, तो जिसका P ज्यादा उसकी प्रवणता ज्यादा, तो आपको सबसे ज्यादा प्रवणता दिख रही होगी P1 की, P2 की, फिर P3 की। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, P1 की सबसे ज्यादा, P2 की उससे कम, P3 की उससे कम। आ जाओ 38 वाला, वह परपथ जो ब्रिज की संतुलन प्राप्त कर सके। देखो यार, संतुलन प्राप्त कर सके मतलब इसका रेशो इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर हो जाए। पहले वाले में देखोगे डायोड काम करेगा, डायोड काम करेगा तो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, मतलब अग्र अविनति में आ जाएगा, तो सारा करंट यहां से चला जाएगा, सारा करंट यहां चलाएगा, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो ये ब्रिज हमारा संतुलित हो ही नहीं पाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले में जो हमारा डायोड है वो पश्च अविनति में बेटा, तो डायोड काम ही नहीं करेगा, तो यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई करंट नहीं बहेगा, कोई करंट नहीं बहेगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अनंत है तो भैया बैलेंस नहीं कर सकते, ऑप्शन गलत। तीसरे वाले में फॉरवर्ड बायस से अग्र अविनति है, डायोड काम करेगा, डायोड काम करेगा तो डायोड का कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा तो 5 और डायोड का प्रतिरोध मिलके इन सबको बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये थर्ड ऑप्शन बेटा हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। 39 में, एक तीव्र चुंबकीय ध्रुव के सामने एक क्षैतिज तल पर एक चादर रखी गई है, एक बल आवश्यक है, यदि चुंबक है तो चादर को वहां रखने के लिए है? ये क्या बोल दिया? एक बल आवश्यक है यदि वह चुंबक है। अच्छा, चादर अगर चुंबक है, बिल्कुल सही बात है, अगर चादर चुंबक है तो उसको आगे पीछे करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, बिल्कुल ठीक बात है, पहला सही बात है। दूसरा कह रहा है कि यदि वह अचुंबक है, चुंबक नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चुंबक ही नहीं है, चुंबक है तो कोई बल लगाना नहीं पड़ेगा, कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन, इसमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह चालक है तो चादर को ध्रुव से दूर एक समान वेग से ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बल लगाना पड़ेगा भैया, दूर ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, और दूर ले जाने के लिए
इसमें अगर कुचालक है, अध्रुवित है, तो कोई बात ही नहीं करनी पड़ेगी इसकी, तो बिल्कुल बल नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। तो आंसर हो जाएगा बेटा 39 का 4। आ जाओ 40 का। 40 में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा बैटरी से जोड़कर आवेशित किया जाए। परिपथ में धारा आई है तो प्लेटों के बीच आई, देखो भैया क्या होते हैं, प्लेटों के बीच धारा जो होती है वो विस्थापन धारा होती है। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और वो जो विस्थापन धारा होती है वो धारा हमारी जो हमारी चालक धारा होती है, कंडक्शन करंट होता है, उसके बराबर ही होती है, दिशा भी सेम रहती है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, आई परमाणु की समान विस्थापन धारा आई की समान दिशा में बहती। बिल्कुल ठीक, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भैया, है ना। विपरीत दिशा नहीं होती, परमाणु भी अलग अलग नहीं होते, धारा दिशा भी समान होती है, परिमाण भी समान होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आ जाओ जी 41। एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, यानी आपको एफओ दिया हुआ है कितना 140, एफ ही आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक दूर स्थित वस्तु को देखना है भैया, दूर स्थित मतलब इनफाइनाइट पर रखा मान लेते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, आवर्धन क्षमता होती है, वो होती है एफओ अपॉन एफ यानी फोफी। 140/5 इसको डिवाइड करोगे तो 28 आ रहा है, 28 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 42। एक वस्तु की गति वेग समय ग्राफ आपको दिया है, आपसे तुरंत समय ग्राफ पूछ रहे हैं। देखो भैया वेग समय ग्राफ से तुरंत समय ग्राफ अगर हमें बनाना है तो क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालोगे तो यहाँ जो स्लोप मिलने वाला है आपको वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 0। यहाँ पर जो स्लोप मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 0। तो 0 देखो किसमें, सब में ही है। दूसरे का जो स्लोप मिलने वाला है वो पॉजिटिव मिलने वाला है, तो पॉजिटिव स्लोप और नियत आएगा, तो यहाँ से मिलने वाला आपको, मुझे लगता है पहले ऑप्शन से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 0 स्लोप, यहाँ पर ऋणात्मक स्लोप है, यहाँ पर धनात्मक स्लोप है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, हमारा पहला ही कर रहा है मुझे लगता है, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एक 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा आपको दिया है रेखीय प्रसार की बात कर रहा है। 1 मीटर लंबी छड़ इतने अनुप्रस्थ घात 0 से 100 डिग्री तक विस्तारित किया जाता है। ठीक है भैया, इसमें उत्पन्न संपीड़ित बल है। देखो यार पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एल फाइनल लेंथ की बात करते हो तो एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है भाई, और यहां से आप करोगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा विकृति होती है, ये हमारी विकृति होती है एप्सिलॉन, ये होती है विकृति। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे लगता है कैलकुलेट करने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या किया है हमने। हाँ, यहाँ से जो मिलने वाला है वो अल्फा इंटू डेल्टा टी मिलने वाला है, क्योंकि ये सारा मामला इधर आ जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारी विकृति। अब क्या कह रहा है आपसे, अब आप एक रिलेशन जानते हो कि जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है वो गामा इंटू एप्सिलॉन होता है। सिग्मा मतलब प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये गामा इंटू एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है। ये सारा यहाँ से ये निकालोगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से पुट कर दोगे भैया इसकी वैल्यू, ये पुट करोगे एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो फोर्स आने वाला है, फोर्स की जो वैल्यू आने वाली है वो 50 × 10⁻³ आने वाली है। ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 43 का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वाला, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा के एल फाइनल माइनस एल नॉट ये करा के आप लिखोगे इसको विकृति लिखोगे, विकृति यानी अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गई है। और आप जानते हो जो प्रतिबल होता है वो गामा इंटू एप्सिलॉन होता है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति होता है। यहाँ से प्रतिबल को हमने फोर्स अपॉन एरिया लिखा, इधर मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालोगे तो ऑप्शन हमारा फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करना है, आपसे पूछ रहा है यार धारा का मान, शिखर धारा का मान पूछ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती करी होगी। यहाँ पे 210 जो दिया है आपको, वो आपको शिखर मान नहीं है, वो आपका वर्ग माध्य मूल मान है, और वर्ग माध्य मूल मान है तो आपको शिखर मान, अच्छा धारा क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन काई सी। तो वी नॉट आपको कितना दिया है, 210 नहीं दिया है, √2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, और काई सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। यानी जो मामला आपको मिलने वाला है 210 इंटू √2 इंटू ओमेगा सी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है 4.93 एम्पियर। मैंने सॉल्व करके रख लिया है, तो आप एक बार देखना सॉल्व करके 0.93 आ रहा है। कुछ बच्चों ने इसको ही शिखर मान के कर दिया है, तो उनका आंसर 0.58 आ गया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है भैया, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 0.93। 45, एक बार 45 सवाल में देखते हैं। 2 हीटर हैं, शक्ति दर आपको दी हुई है
और आपसे पूछा है दोनों को श्रेणी क्रम में लगाया है फिर समांतर में लगाया है। देखो यार सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो आपको पता है क्या फॉर्मूला पता है, P1 P2 अपन P1 प्लस P2। तो यहाँ से जो मामला मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 2/3। ठीक है भैया। और समांतर में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। आपसे इनका अनुपात पूछा है PS/PP, तो वो क्या आ जाएगा 2:9। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ। 46 में कह रहा है कि F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा बल को परिभाषित बल दिया गया है आपको, और अल्फा बीटा की नियतांक पूछे हैं आपसे, नियतांक है, घटक विमाहीन है, तो क्या करोगे। देखो यार अल्फा की अगर आप विमा निकालोगे तो अल्फा की जो विमा आने वाली है वो आने वाली है F/T²। ठीक है। और बीटा की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा F/T। और आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा घटक विमाहीन है, तो अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा इंटू टी, तो पहला वाला तो नहीं होने वाला है। अल्फा बीटा का गुणा करो, टी से डिवाइड कर दो, अल्फा बीटा का जैसे ही गुणा करोगे तो F²/T³ है ना, और टी से भाग करोगे तो ये वाला भी नहीं होना है। बीटा टी, बीटा में टी का गुणा कर दोगे और अल्फा से डिवाइड कर दोगे, ये भी नहीं होना है। अल्फा इंटू टी ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन मुझे 46 दिख रहा है। अल्फा में अगर टी का मल्टीप्लाई करोगे तो टी से एक टी कट जाएगा, F/T आ जाएगा, यहाँ से भी F/T आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑप्शन 4 अल्फा T/बीटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मुक्त आकाश में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में से कौन सा गुण नहीं होता है। अगर मुक्त आकाश में है तो वेग बेटा बिल्कुल ठीक होता है, वेग इतना ही होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कुछ, वेग इतना ही होता है। वे एक समान चाल से गतिमान आवेशों द्वारा, बिल्कुल गलत बात है। तरंग बन रही है तो आवेश आपका एक समान चाल से गतिमान हो ही नहीं सकता, वो त्वरित गति कर रहा होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। वे अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है, ये भी ठीक बात है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व तो चुंबक बिल्कुल बराबर होती है, ये भी ठीक बात है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है भैया। 48 एल लंबाई की एक लोह छड़ चुंबक, देखो यार क्या कह रहा है वो, चुंबकीय आघूर्ण दिया है, लंबाई एल दी है, ये मामला है, इसकी लंबाई एल दी है और ये आपको पता है -m + m होता है, तो जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है m × l हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसी छड़ को मोड़ दिया है उसने 2 भाग में, ऐसा कुछ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये L/2 ये L/2, तो आपको पता है ये भी L/2 होगी। फिर अगर ये -m होगा यहाँ पे +m, तो क्या हो जाएगा इसका आघूर्ण m' बराबर m × ये वाली दूरी L/2। तो आपको दिख रहा है m × l को हम क्या मान चुके हैं, कैपिटल M/2। आंसर हो जाएगा m/2, 4th ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49 में 49 की बात करते हैं, तो 49 में जरा देखो, एक सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान कर दिया है मूल द्रव्यमान के 3 गुना, लंबाई बढ़ा दी है, लंबाई कर दी है आधी 200। तो आपको पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। तो द्रव्यमान से फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको T' लिख रहा हूँ 2π, ये कितना हो गया है, L की जगह पे हो गया है, आधी कर दी है, तो मुझे लगता है √2 का फैक्टर आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा L/g। ठीक है भैया। और ये हो जाएगा T/√2, T' बराबर T/√2। तो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आवर्तकाल का कितना गुना हो गया है, x गुना, तो इसको कर दो x × t, x/2 गुना x × 2, तो t से t कट जाएगा, x की वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है √2, x बराबर √2 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, और 50 तो बहुत आसान सवाल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे सवाल में। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के पृथ्वी के तल से 2r ऊंचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा में m द्रव्यमान के किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है। देखो यार, पृथ्वी सतह पर जब बैठा है तो हम कौन सी ऊर्जा लेते हैं, और जब किसी ऊंचाई पर बैठा है यहाँ से 2r पे, तो कौन सी ऊर्जा लेते हैं। जब पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो ऊर्जा होती है एक ही ऊर्जा, उसके पास वो होती है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। लेकिन किसी ऊंचाई पर होता है तो चक्कर भी लगा रहा होता है, तो उसके पास दोनों ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कुल ऊर्जा की, यहाँ पर बात करेंगे कुल ऊर्जा की, और यहाँ पर बात करेंगे हम स्थिति ऊर्जा की। तो देखो यार कितना जो इनका अंतर होगा वही हम उतनी रिक्वायर्ड होगी। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है G m अपॉन 2 × क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, 2r है और 2 गुना करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा 2 × 3r, कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आएगी हमारी कृत स्थिति ऊर्जा, तो वो हो जाएगा Gm कैपिटल M अपॉन r। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेटा 5/6 Gm अपॉन
कैपिटल एम, ये मिलने वाला है आपको आंसर। नेगेटिव तो साइन हटा देना उसको, पॉजिटिव आंसर ये आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये सवाल आपने बिल्कुल देख लिए होंगे, आंसर मैच कर लिए होंगे। तो सभी बच्चे अपने आंसर एक बार मैच कर लेना। अगर डाउट आपको रह जाए बेटा तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे आके कभी भी पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा कि विच डजंट शो -2 डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे नीचे की तरफ जब अपन समूह में जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, धात्विक। और धात्विक अगर बढ़ता है तो -2 दिखाने की टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने पे क्या होती है, कम हो जाती है। तो कौन नहीं दिखाएगा, है ना, पोलोनियम नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, पोलोनियम। इसी में अगर बात करें 52 की, 52 में कह रहा है कि हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या है। कह रहे हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या, देखो यहाँ हीलियम के कितने दिए, 4 ग्राम। 4 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1 मोल। यहाँ पे दिया एसटीपी पर कितना, 2.27। और एसटीपी पर आयतन को मोल में बदलना आता है, किससे भाग देंगे, 22.4 से। 22.4 से अगर 2.27 को भाग दोगे तो 1 से तो बहुत कम आएगा, आएगा ना। यहाँ देखो दिए हीलियम के 4 मोल, यहाँ क्या दिया, हीलियम के 4 यू। यू का मतलब क्या होता है, एएमयू। 4 एएमयू में तो एक ही परमाणु होते हैं, तो सबसे ज्यादा मोल देखो किस में दिख रहे हैं, थर्ड में। 4 मोल है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। इसी में अगला सवाल है, नीचे कथन दिए, 3 समावयवी के क्वथनांक दिए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। देखो ये क्लास में पढ़ाया था आपको कि नॉर्मल का क्या होता है, सबसे ज्यादा, फिर आइसो का, फिर नियो का। तो ये बिल्कुल सही है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि नॉर्मल से जब नियो की तरफ जाते हैं तो शाखा क्या होती है, बढ़ती है। कोई देखो कारण भी लिखा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है ना। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। यहां पर है ln के और 1/t के बीच में ग्राफ बताना है। ये देखो रासायनिक बल गतिकी जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ln के और 1/t में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये ग्राफ आता है नीचे की तरफ। इसमें तो देखो ये ऊपर आ रहा, ये भी ऊपर आ रहा, ये भी ऊपर आ रहा है। याद है ये कैसे आया था, देखो दिखा दें आपको, है ना। ये ln के और 1/t में ग्राफ है। देखो अपन ने ये रिलेशन पढ़ा था, याद है, आर्हीनियस समीकरण क्या थी, k बराबर a e की घात EA माइनस RT, पढ़ा था। इसमें दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया था, ln। और अगर इसमें दोनों तरफ जैसे ln अगर ले लें तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ln के बराबर log m गुणे n, क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये ln के बराबर, देखो ये अपने पास रिजल्ट आ गया था, EA अपॉन RT प्लस ln a। ln के ये कौन सी अक्ष हो गई हमारी, y अक्ष, दिख रहा है, 1/t कौन सी अक्ष हो गई, x अक्ष। तो 1/t को क्या लिखेंगे, x। इसके आगे जो लिखा है ये m, और ये क्या चीज हो गई, c। प्रवणता देखो कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई। और प्रवणता ऋणात्मक होती है तो सरल रेखा नीचे की तरफ आती है। देखो ये भी ऊपर जा रही, ये भी ऊपर जा रही, ये भी ऊपर जा रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी में 54 के बाद जैसे देखो 55 कह रहा है कि सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन, कह रहे हैं सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन कैसे देखते हैं अपन, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व देखना है तो क्या देखना आना चाहिए अपन को, अल्फा एच। आप देखो यहां पर सबसे ज्यादा अल्फा एच है, देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दिख रहा है अतिसंयुग्मन। तो 3 2 5 2 7 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और कहीं नहीं आ रहा, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है। इसी में 55 के बाद देखो आ गया 56, ये सीधा एनसीईआरटी से सवाल है। डी ब्लॉक हम है ना बार बार कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी में पूरा आंसर भी लिखा है ये वाला। देखो इसमें वो बोल रहा है कि इसका जो ई नॉट का मान है वो कैसा है, अधिक धनात्मक है। ई नॉट आपने देखा था 3 चीजों का योग था, कौन कौन सी ऊर्जा का, ऊर्ध्वपातन, आयनन ऊर्जा और क्या थी हमारी, जल योजन ऊर्जा। ठीक है। तो यहां पर क्योंकि वो कह रहा है कि ये धनात्मक है, तो धनात्मक काय की वजह से था, अधिक आयनन ऊर्जा की वजह से। और अधिक आयनन ऊर्जा कब आएगी, जब विन्यास हमारा D5 से क्या होगा, दिख रहा ना यहाँ पे, दिख रहा ना ये D5 से D4, क्योंकि D5 आपको पता है कैसा विन्यास होता है, स्थायी। और स्थायी को अगर अस्थायी करोगे तो क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगी। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, है ना, D5 से D4 विन्यास। इसी में 57
क्या पूछा है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आपको पता है बाईं से दाईं तरफ जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। एक ही आवर्त के तत्व हैं। याद है सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। पढ़ा था ना ये क्लास में। नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा? कार्बन का। और बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा है? बेरिलियम का। याद है भेदन प्रभाव? भेदन प्रभाव तो बेरिलियम का किससे ज्यादा है? बोरॉन। फिर क्या आएगा? लिथियम। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। ठीक है ना, चौथा सही आंसर होगा। फिर देखो इसमें अगला, इसमें मिलान करना है अपन को। देखना जरा मिलान कैसे करेंगे। यहां पर देखो पहले वाले में NO2 दिख रहा, और NO2 तो आपको पता है कि कैसा लिगेंड होता है? उभयदंती। और जहां भी हमने कहा था उभयदंती आ जाए वहां पे हमेशा कौन सी आएगी? लिंकेज समाव्ययता, यानी बंधनी समाव्ययता। तो ए का कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। तो देखो ए का सेकंड। ठीक है, यहां देखो इसमें एक आयन बाहर आ रहा, हम Br को अंदर कर सकते हैं, SO4 को बाहर। ये कौन सी समाव्ययता दिखाएगा? आयनन। तो बी क्या दिखाएगा? थर्ड। मतलब ए का सेकंड, बी का थर्ड। सी देखो दो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं, और दो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं तो ये कौन सी समाव्ययता होती है? उपसहसंयोजन समाव्ययता। तो सी का कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। तो कौन सा आंसर? अभी भी देखो यहां तक सही चल रहा है, थर्ड आंसर हो जाएगा। दिख रहे? हाँ, 58 के बाद देखो 59, वो कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रिडॉक्स किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। ठीक है, जैसे अगर अपन सेकंड वाली अभिक्रिया को अगर देखें, ठीक है, सेकंड वाली अभिक्रिया को अगर आप देखें तो सेकंड वाले में देखो BaCl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1। बेरियम की कितनी? 2। Na2SO4 में Na की कितनी? प्लस। O की -2। सल्फर की +6। BaSO4 में बेरियम की 2, O की -2, सल्फर की 6। यहाँ पर Na की +1, Cl की -1। देखो किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। बेरियम की यहाँ भी +2 थी, यहाँ भी +2 है। Cl की -1 है, यहाँ भी -1 है। दिख रहा है? सल्फर की यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं आया, और नहीं आया तो फिर ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2। ठीक है, 59 के बाद इसी में देखो 60। देखो ये ऑर्गेनिक में पढ़ाई थी, ये कॉपी में ही आपको सवाल मिलेगा। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, नहीं दर्शाता। ठीक है, दूसरा हमें दिया है कथन, एनिलीन को गैवरील संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये भी देखो आपको क्लास में लिखवाया था नोट्स में, है ना? नोट्स में सीधा सीधा आपको लिखा दिखेगा ये। तो कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही है। यहां देखो ये हमें सूची को मिलाना है। NH3 आता है ना अपन को निकालना। NH3 की ज्यामिति कैसी होती है? NH3 अपन को याद है त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, BrF5 कैसा होता है? BrF5 वर्ग पिरामिडीय। XCF4 कैसा होता है? वर्ग समतलीय। SF6 कैसा हो जाएगा? अष्टफलकीय। ठीक है, इसी में 62, निम्नलिखित में से कौन सा लूकास अभिकर्मक के साथ ताक्षणिक अभिक्रिया करेगा? पढ़ा था अपन ने लूकास। ताक्षणिक अभिक्रिया कौन सा डिग्री अल्कोहल करता है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो इन चारों में से कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है? सेकंड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी में 63, हमें यहां पर 3 गैसों के हेनरी नियम नियतांक दिए हैं, और पूछा है क्या? विलेयता। विलेयता का अपन ने पढ़ा था। हेनरी कांस्टेंट और विलेयता का क्या संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती। हेनरी नियतांक का मान जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा KH का मान देखो किसका है? A का। इसका मतलब A की विलेयता सबसे कम होना चाहिए। 4 में देखो केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा, देख रहे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। ठीक है, 63 के बाद अगर बात करें 64, देखो 64 में उसने कहा कि वो अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता। तो ग्लूकोज अपन ने पूरा पढ़ा था, जय बड़ू पढ़ा था कि नहीं? और ग्लूकोज आपने देखा था टॉलिन से अभिक्रिया करता है, HCN से अभिक्रिया कर रहा था, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कर रहा था। किससे क्रिया नहीं करी थी? सोडियम बाईसल्फाइड और किससे? सिर्फ अभिकर्मक। तो B और E, तो B और E कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 64 का। फिर देखो 65 देखें। 65 में वो कह रहा है कि अपन को इसको इसमें बदलना है, तो सही रूपांतरण वो कह रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सही रूपांतरण हमारा कौन सा वाला हो जाएगा?
सबसे पहले इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। देखो ये BH3H2O2 OH माइनस, याद है कौन सी अभिक्रिया है ये अल्कोहल को बनाने की विधि है। अपन ने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दूसरा पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, देख रहे हैं। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जल का योग कौन से नियम से होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो पहले क्या होगा, जब ये यूज करेंगे तो जल का योग हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब यहां पर H जुड़ जाएगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद पीसीसी आपको पता है ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक कैसा है? माइल्ड है। ये अल्कोहल को काय में बदल देता है? एल्डिहाइड में। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? चौथा वाला। ठीक है, ये सवाल अपन ने करे हैं बहुत सारे ऐसे। हाँ, 65 के बाद 66, ये भी देखो नोट्स में तुम्हारे लिखा है, कॉपी खोल के देखना। अपन ने पढ़ा था ना फेलिंग बिलियन, फेलिंग ए फेलिंग बी लिखाए थे दोनों। फेलिंग ए के अंदर क्या चीज होती है? फेलिंग ए में होता है जलीय कॉपर सल्फेट। तो कौन सा वाला सही है? थर्ड वाला। कॉपी से सवाल देखेगा ये पूरा, है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हाँ, 67, सूची 1 को सूची 2 से अपन को मिलाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सारी क्वांटम संख्याएं पता है। एन जानते हो कौन सी क्वांटम संख्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित होती है? आकार से, याद है ना। एल क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। किससे संबंधित होती है? द्विगंशी आपको पता है आकृति से संबंधित होती है। ठीक है ना। ये एमएस है, एस का मतलब ही क्या हो गया? स्पिन, चक्रण। तो ये किससे संबंधित होगी? चक्रण से। एमएल ये किससे संबंधित होगी? कक्षक के अभिविन्यास से। क्लियर। इसी में 67 के बाद क्या गया हमारा? 68। 68 देखो, है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। देखो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की किससे क्रिया करा रहे हैं भाई? HCl। अम्ल क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे लवण बन जाएगा। लवण के साथ क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। बन जाएगा। तो यहां आप देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम को लिया? 1 ग्राम दिया। पहले भार को किस में बदल देंगे? मोल में। NaOH का अणु भार कितना? 40। HCl देखो, HCl की हमें मोलरता दी है, कितनी दी है? मोलरता 0.75। आयतन कितना दिया है? 25। लेकिन ये मिलीलीटर में दिया है। मिलीलीटर को अपन किस में बदल दें? लीटर में। ठीक है, मोलरता का आयतन में गुणा कर दो, इसको बोलते हैं मिलीमोल। क्या बोलते हैं इसको? मिलीमोल। और मिलीमोल को अगर किस में बदलना है? मोल में। तो किससे भाग लगा देंगे? 1000 से। तो देखो इसके मोल भी आ गए, इसके मोल भी आ गए। वो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बचा हुआ भार बताना है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि HCl जो है वो कैसा है? सीमांतकारी। ठीक है, आप देखो ये यहाँ पर गुणांक देखो, यहाँ पे गुणांक कितना है? सेम है। यानी जितना HCl क्रिया करेगा उतना ही NaOH करेगा। तो NaOH था कितना अपने पास? 1/40 मोल। इसमें से इतना HCl माइनस कर दो, कर दें इसको, तो ये हो जाएगा -0.75 × 25 बटे कितना? 1000। ये क्या चीज आ गई? बचे हुए मोल आ गए। और बचे हुए मोल आ गए तो मोल नहीं, वो तो बचा हुआ भार पूछ रहे। तो मोल को किस में बदलना पड़ेगा? भार में। मोल को भार में बदलना है तो इसके अणु भार से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। NaOH का अणु भार कितना? 40। तो ये गुणा कर दो, तो ये गुणा करोगे तो 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? मेथड आ गया ना समझ में कैसे करना है सवाल को? तो ये 68 था। हाँ, 68 के बाद सवाल नंबर 69। देखो ये तो सीधा सीधा सवाल है। देखो कह रहे हैं ना, गर्म करने पर कुछ ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था से, तो ये तो वैसे ही याद है आपको, ऊर्ध्वपातन। क्लियर है ना, इसमें तो डाउट ही नहीं है। हाँ, 70 देखो, वो कह रहा है कि किसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। देखो पहले में द्रव बाष्प में बदल रहा है, तो आपको याद है ना, ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। तो द्रव बाष्प में बदलेगा तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। यहां देखो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि ताप को घटा रहे हैं, ताप घटाने पर एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है, इसमें नहीं बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, तीसरे वाले में देखो, यहां देखो देखो गैसीय मोलों की संख्या देखो बढ़ रही कि नहीं? यहां पर एक भी गैस का मोल नहीं है, यहां पर गैस के 2 मोल आ रहे हैं। और मोल की संख्या अगर बढ़ेगी गैसीय मोल की, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो A में बढ़ेगी, C में बढ़ेगी। यहां देखो Cl2 से 2Cl, 1 से कितने हो गए? 2 मोल बढ़ गए, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। किस किस में बढ़ेगी? A, C, D।
तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट आंसर सही, ए सी डी। ठीक है, इसी में 71 देखो, ये सीधा सीधा समतापी नाम से ही समझ में आता है कि ताप क्या होगा? समान। तो इसमें क्या चीज स्थिर होगी? ताप स्थिर होगा। सम आयतने क्या स्थिर होगा? आयतन स्थिर होगा। समदाबीय दाब स्थिर होगा। रुदोष्म आपको पता ही कोई उष्मा के विनिमय नहीं। कर ही लिया होगा सवाल। ठीक है, हाँ 71 के बाद 72 विद्युत ऋणात्मकता। आपको पता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता किसकी? क्लोरीन के। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। अब देखो इतने ही से देखो काम हो गया, देख रहा कि नहीं? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, और कोई आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब यही आंसर सही, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, इसी में और आगे आ जाए 73 देखो, हमें यहां पर ये दो कॉम्प्लेक्स दिखाए। वो कह रहा है कि दोनों अष्टफल की हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो क्लियर है दोनों अष्टफल की हैं। वो कह रहा है चुंबकीय व्यवहार में भिन्न है। बिल्कुल सही है, चुंबकीय व्यवहार दोनों का कैसा होगा? अलग अलग। देखो क्यों अलग होगा? देखो यहाँ NH3 लगा, NH3 मतलब इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ये क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और प्रबल क्षेत्र है तो ये क्या करेगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय। इसका मतलब पहला वाला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, सी आंसर हो जाएगा ना। कथन पहला, कथन दूसरा, दोनों सत्य है। हाँ 74 देखो, इसमें देखो क्या आ रहा है यहाँ पे? इथेन। इथेन में पता ही है कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध। एथीन, एथीन क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन में देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? एथीन का तो सूत्र जानते ना, एथीन मतलब क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, एक पाई। एथाइन, एथाइन जानते ही हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, दो पाई। इसी में क्या है? C2। C2 को कैसे निकालेंगे? C2 के लिए अपन ने पढ़ा है अणु कक्षक सिद्धांत, पढ़ा था अणु कक्षक सिद्धांत। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो C2 है तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। और 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसको वैसे ही आता है ना अणु कक्षक में भरना। कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, उससे निकालेंगे तो इसका बंध क्रम 2 आ जाएगा। कितना आएगा बंध क्रम? 2। और 2 आएगा तो बाहर के दोनों वाले बंध किससे बनेंगे? पाई से बनेंगे। और हम कह रहे अगर ये नहीं भी आता, अगर आपको ये 3 आते तो भी आंसर मिला लेते। समझ गए ना? ये नहीं भी आता तो भी आप सवाल को कर सकते थे। ठीक है, हाँ इसी में 74 के बाद देखो 75 वो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है ना परिकलित की जा सकती है यदि निम्नलिखित का मान ज्ञात हो। निम्नलिखित का मान देखो याद है अपन ने सूत्र पढ़ा था, अपन को क्या याद होना चाहिए? दो भिन्न ताप पर वेग स्थिरांक। अगर दो भिन्न ताप पर वेग स्थिरांक अगर अपन को पता है तो सक्रियण ऊर्जा निकाल लेते हैं। सूत्र याद है ना, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। करे थे सवाल। ठीक है, ये बुकलेट का ही सवाल है अपनी। अगला देखो, निम्नलिखित साम्य में कह रहा है कि Kp और Kc समान नहीं है। Kp और Kc समान कब होते हैं? जब डेल्टा Ng का मान कितना? Kp और Kc समान कब होते हैं? जब डेल्टा Ng कितना हो? 0। यहां देखो थर्ड वाले ऑप्शन को देखो, क्या इसका डेल्टा Ng 0 है? थर्ड वाले का अगर डेल्टा Ng अगर अपन निकालें तो यहां देखो उत्पाद में कितने मोल आ गए? 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। उत्पाद के गैसीय मोल कितने हो गए? 2। अभिकारक का गैसीय मोल कितना है? 1। 2 माइनस 1 क्या आ गया? 1। और डेल्टा Ng अगर 0 नहीं है तो Kp Kc के बराबर नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, इसी में 76 के बाद अगर अपन देखें 77 तो 77 देखो भाई, 77 में वो कह रहा है कि H2O का 1 मोल O2 में। ठीक है, यहां पर आपको ये दिया है H2O किस में बदल रहा है? O2 में बदल रहा है। H2O में O की ऑक्सीकरण संख्या -2, यहाँ कितनी? 0। -2 से 0 कितने का परिवर्तन? 2 का। तो इसका n गुणांक पता चल गया, तो इसका n गुणांक यहां पर पता चल गया कितना हो गया? 2। ठीक है, और n गुणांक अगर यहाँ पे 2 आ गया तो हमें एक चीज आती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि पदार्थ के तुल्यांक बराबर आवेश के तुल्यांक, पढ़ा था। तो पदार्थ के अगर तुल्यांक निकालना है तो पदार्थ के तुल्यांक कैसे निकालते हैं?
मोलों की संख्या इंटू एन गुणांक, मोलों की संख्या कितनी है 1, एन गुणांक इसका कितना 2, बराबर क्या हो जाएगा आवेश के तुल्यांक। आवेश के तुल्यांक कैसे लिख रहे थे, Q अपॉन 96500, याद है फैराडे के 2 ही तो अपन ने नियम पढ़े थे, तो Q कितना आ गया 2 फैराडे, यानी पहले का 2 फैराडे आ जाएगा। यहाँ MnO4 माइनस किस में बदल रहे हैं, Mn2 प्लस में। MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी 7, ये 7 से कितना हो रहा 2, 7 से 2 मतलब n गुणांक कितना 5, तो फिर से वही कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या इंटू n गुणांक, मोलों की संख्या कितनी है 1, n गुणांक कितना 5, फिर वही बराबर क्या आवेश के तुल्यांक Q अपॉन F, तो कितना फैराडे आ गया 5 फैराडे। ऐसे यहाँ देखो CaCl2 से Ca कितने मोल अपन को दे रखे हैं 1.5 मोल इंटू n गुणांक, Ca से CaCl2 प्लस 2 कितने का परिवर्तन है 2, तो n गुणांक कितना 2, बराबर फिर वही Q अपॉन F, तो कितना फैराडे आ गया 3 फैराडे। यहाँ देखो FeO से Fe2O3, FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2, Fe2O3 में कितनी हो गई 3, कितने का परिवर्तन है 1 का, ठीक है, मोल कितने हैं 1, n गुणांक कितना 1, बराबर क्या हो गया Q अपॉन F, कितना फैराडे आ गया 1 फैराडे। मिला लेंगे। तो ये सवाल था अपना क्या, सवाल नंबर 77, ठीक। इसी में 78 देखें, सवाल नंबर 78 में देखो केसी दिया है और ए बी सी हमें दे रखे हैं कहां पर, देखो किसी समय पर दिए, किसी समय पर अगर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता हमें दी हो तो हमने हमेशा कहा था कि पहले क्यू निकालते हैं, बोलते हैं ना सांद्रता गुणांक। कैसे निकालते हैं सांद्रता गुणांक, उत्पाद की सांद्रता, देखो बी की सांद्रता कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3, सी की भी कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3 बटे ए की सांद्रता की घात 2, ए की सांद्रता भी कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी घात कितना 2, तो देखो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब Q की तुलना करो जरा K से, क्या बड़ा आ गया, Q बड़ा या K बड़ा, Q बड़ा आ गया। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि Q किससे बड़ा आ गया K से, और Q अगर K से बड़ा है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में, तो आंसर क्या होगा पश्चिम दिशा में जाने की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। तो ये सवाल नंबर है ना 78 था। 79 देखो, वो कह रहा है कि अंतर है ना अंता अणुक हाइड्रोजन बंध, अंता अणुक कब बनता है, ऑर्थो पोजीशन से, मेटा और पैरा से तो बनता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd, ठीक है। ये तो उदाहरण में ही आपको लिखाया जाता है, ठीक है ना। हाँ नंबर 80 देखें, कौन सी क्रिया कह रहा SN1, कैसे देखते थे SN1 में कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन देखो यही बनेगा। यहां से अगर अपन Br को अगर हटा दें, ठीक है ना, यहां से देखो Br को हटा दो तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन को देखो अनुनाद भी मिल रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा SN1 में क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी 2 की हो जाएगी, ठीक है। इसी में अगला देखें 81, इसमें देखो मैचिंग कराना है। देखो यहां से ये 2 अणु बन रहे हैं और ये क्या हो रहा है ओजोनीकरण, इसको तोड़ दो, यहां भी हो यहां भी हो, इसका मतलब ये किससे मैच करेगा 4 से। देखो यहां पर ये बेंजोइलेशन हो रहा है, बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। यहां देखो 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में बदल रहे हैं, एल्कोहल कीटोन में बदल रहा है तो अपन को ऑक्सीकारक चाहिए, तो क्या लेंगे CrO3। यहां पर देखो अल्काइल बेंजीन काय में बदल रहा है अम्ल में, ऑक्सीकारक चाहिए, तो ऑक्सीकारक क्या लेते हैं क्षारीय KMnO4, तो ये मैचिंग हो गई, ठीक है। इसी में 81 के बाद है ना देखें 82, वो कह रहा है कि किन आयनों के लिए है ना जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सेम होगा। तो देखो कैसे देखेंगे, जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो Cr2 प्लस का अगर विन्यास लिखोगे तो क्या हो जाएगा D4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें किसका Mn2 प्लस है ना, Mn2 प्लस का लिखो तो ये हो जाएगा D5 हो जाएगा। Ti3 प्लस का लिखो क्या होगा D1। Fe2 प्लस का अगर लिखो तो क्या हो जाएगा D6 हो जाएगा।
और स्कैंडियम 3+, ये क्या हो जाएगा D0। अब हमें ये देखना है कि कहां पर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण समान होगा, वो वहां समान होगा जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो किस किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, D4 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4, और D6 में भी कितने हो गए, 4, क्योंकि D6 को अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी और डी आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, केवल बी और डी। ठीक है। इसी में अगला देखें, सवाल नंबर 83। देखो वो कह रहा है कि ये अणुसूत्र है, उसमें कितने तृतीय कार्बन आना चाहिए, 2 तृतीय कार्बन आना चाहिए। और 2 तृतीय कार्बन आना है तो देखो 2 तृतीय कार्बन ये आएंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, CH CH3 CH CH3 CH3, देख रहे हैं, ये भी तृतीय कार्बन, ये भी। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसी में है ना, सवाल नंबर 84 देखें। 84 में हमको सूत्र पता है, ठीक है, E बराबर आपको पता है क्या होता है, -13.6Z² होता है। तो इसमें अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें इसको, E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, Z1² है ना, N2² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, Z2², और नीचे क्या आएगा, N1²। ठीक है। E1 अगर अपन ने मान ली किसकी ऊर्जा है, हमारी हीलियम की, तो हीलियम की ऊर्जा कितनी दी है, -x। E2 अपन को क्या करना है, निकालना है। Z1 मतलब किसका परमाणु क्रमांक, हीलियम का, कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। N2 मतलब किसके लिए बात हो रही है, बेरिलियम, तो N कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहां पर आ गया Z2, Z2 मतलब किसका हो गया, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। N1, N1 मतलब हीलियम का, N कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 16 से 16 कट गया तो आंसर कितना आ गया, -x, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी में 85 देखें, समूह 16 के हाइड्राइड का क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक कैसे देखते हैं, सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसमें क्या चीज आ जाए, हाइड्रोजन बंध। तो H2O में क्या आ रहा, हाइड्रोजन बंध। बाकी तीनों में हाइड्रोजन बंध नहीं है तो क्या देखते हैं, वंडरवॉल आकर्षण। वंडरवॉल आकर्षण काय के समानुपाती होता है, अणुभार। सबसे ज्यादा अणुभार किसका, H2T, फिर H2SE, फिर H2S। ठीक है। तो कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है। इसी में 85 के बाद है ना, देखें सवाल नंबर 86। सवाल नंबर 86 देखो यहाँ पे, वो कह रहा है कॉपर सल्फेट, फिर वही फैराडे का सवाल, देख रहे फैराडे के 2 सवाल आ गए, एक वो था एक ये। हाँ, कैसे करेंगे यहाँ पे, फैराडे में सीधा फॉर्मूला होता है, अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे भार निकालना है। तो क्या सूत्र लगाते हैं अपन, क्या सूत्र लगाते हैं, पदार्थ के तुल्यांक बराबर आवेश के तुल्यांक कर दें। पदार्थ के तुल्यांक कैसे निकालेंगे, भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार। कितना दे रखा है अपन को इसका, 63। ठीक है। अणु भार बटे क्या होता है, एन गुणांक। एन गुणांक देखो अपन को क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कितना धनावेश होता है, 2। हाँ, बराबर क्या करेंगे, आवेश के तुल्यांक। आवेश के तुल्यांक कैसे निकालते हैं, Q/96500। Q कैसे लिखते हैं, I × T। I देखो दे रखा है करंट, कितना दे रखा है ये, 9.6487। आप ऐसा करो, इसको 9.65 लिख लो रफली, इससे फायदा भी हो जाएगा। ठीक है। I × T, समय कितना हो गया यहाँ पे, 100 बटे कितना, 96500। समझ गए हमने 9.65 क्यों कर दिया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देखो ये 0 से 0 उड़ गए, है ना, और यहाँ पे दशमलव हटा दो तो यहाँ पर कितना और आ गया, यहाँ पे ये 100, 965 ये कैंसिल। ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये 31 को 100 से डिवाइड करो, 0.3 के आसपास आंसर। तो देखो ये फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है। तो ये सवाल नंबर क्या था अपना, 86। इसी में 86 के बाद देखो सवाल नंबर क्या आ गया, 87। 87 में देखो A B C, ठीक है, हमें दिए हुए हैं, A दिया है, B दिया है, C दिया है। A हमें कितना दिया है, 32% भार अनुसार, मतलब इसका भार दिया है 32 ग्राम। B का भार कितना दिया है, 20 ग्राम। शेष कह रहा C है, 20 + 32 कितना हो गया, 52।
100 में से 52 को घटा दो तो शेष यही हो गया 48। सबके देखो अणुभार दिए, ए का कितना दिया 64, तो भार बटे अणुभार मोल निकाल दें, तो ये 32 बटे कितना हो गया यहाँ पे 64। बी का कितना दे रखा है 40, और इसका कितना दे रखा है, सी का कितना दिया है 32। तो यहाँ पर काट दो, ये कितना आ गया 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2, ये 16 से काट दो, 16 × 48, 16 दूनी 32, 2 से सब में क्या कर दो गुणा, तो 1:1:3। तो सूत्र क्या आ गया ABC3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर हो गया। ठीक है, फिर सवाल नंबर 88 देखो, सवाल नंबर है ना 88 में वो कह रहा है कि वियोजन की मात्रा निकालना है, और वियोजन की मात्रा अगर निकालना है तो देखो इसको पहले कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 2NO, क्या बना रहा है ये N2 + O2 बना रहा है, और यहां पर हमें एक चीज और दे रखी है, NO के कितने मोल प्रति लीटर लिए 0.1, तो देखो ये 0.1, ये 0, ये 0। जब भी हमने कहा था वियोजन की मात्रा का सवाल आता है हमेशा क्या लिखते हैं A, फिर क्या करते हैं A - A अल्फा करते हैं, तो 0.1 - 0.1 अल्फा, ये जितना गुणांक है उतना ही बनेगा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। फिर इसको किससे भाग दे देंगे, जो भी अभिकारक का गुणांक है, तो देखो ये 2 से भाग दे दिया अपन ने। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, हमें देखो सबकी साम्य पर सांद्रताएं पता है, और साम्य पर सांद्रताएं पता है, तो इसका हम साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं। साम्य स्थिरांक कैसे निकालेंगे, N2 की सांद्रता की घात 1, देखो N2 की कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3 × 10⁻³ तो इसकी घात क्या हो गई 1। फिर क्या होगी O2 की सांद्रता, O2 की सांद्रता कितनी दी है 4.2 × 10⁻³ बटे क्या आ जाएगा NO की सांद्रता की घात 2, NO की सांद्रता कितनी है 2.8 × 10⁻³ इसकी घात कितनी हो गई 2। लिख दिया KC, ये KC एक हम अल्फा के पदों में KC लिख दें। हाँ, कैसे लिखेंगे, अल्फा के पदों में अगर लिखें तो यहां पर है ना, ये आ जाएगा अपना कितना 0.1 α/2⁻1, 0.1 α/2⁻1 अपॉन, इसमें क्या चीज कॉमन आ गई 0.1 अल्फा, और इस पूरे की पावर भी कितनी 2। ठीक है, तो बस इसको क्या करें अपन सॉल्व कर लें, तो यहां से क्या निकल आएगा हमारा अल्फा निकल आएगा, निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.717, कितना आ जाएगा 0.717। ठीक है, कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है ना, मेथड बता दिया आपको कैसे करना है। इसी में सवाल नंबर 89, देखो ये सवाल आपको भी पढ़ के हंसी आ जाएगी अगर ये हमने ढंग से अगर पढ़ा होता। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को 20 एटमॉस्फेयर दाब से 10 एटमॉस्फेयर दाब तक उत्क्रमणीय समतापी प्रसार हो रहा है कि नहीं, प्रसार हो रहा है मतलब गैस क्या हो रही, गैस कार्य कर रही है। और अपन क्या पढ़ते हैं कि अगर सिस्टम अगर कार्य कर रहा है तो साइन कैसा आएगा माइनस। 4 ऑप्शन देखो ध्यान से, केवल एक ऑप्शन में माइनस दिया है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, अपन लोग फॉर्मूला भी लगा देते है ना। हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मूला लगा दिया 2.303 nRT log P1/P2, जरूरत क्या जब एक ही माइनस दिया, सवाल ही नहीं करना है, समय बचाना होता है देख के। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ देखो ये 2 रिएक्शन दिए, इसमें A और B बताना है, तो ये है ना अपन ने पढ़ी है ऑर्गेनिक में, PCl3 अगर लोगे तो H3PO3 बनेगा, PCl5 लेते हैं तो हमेशा POCl3 बनता है, याद है ना। तो आंसर क्या होगा, क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे H3PO3 और POCl3, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 देखें, ये कह रहा है कि ये वाला होमोलेप्टिक है, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक पढ़े थे अपन ने क्लास में, सारे अगर एक से हैं, सारे लिगेंड अगर एक ही टाइप के तो उसको क्या बोलते हैं होमोलेप्टिक, एक से ज्यादा प्रकार के हैं क्या बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक, तो ये सही है। और कथन देखो दूसरा, वो कह रहा है कि इसमें केवल एक प्रकार के लिगेंड है जबकि इसमें एक से अधिक प्रकार के, तो दोनों सही है, पहला कथन भी सही है दूसरा कथन भी सही है। ठीक है ना, 91 के बाद 92 देखो, वो कह रहा है कि इसमें मुख्य उत्पाद बताना है अपन को, क्या सी बताना है कि क्या होगा, मुख्य उत्पाद सी अपन को बताना है। देखो पहली अभिक्रिया किससे हो रही, NaCN, NaCN से होगी तो यहाँ पे क्या होगा, I हट के क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CN बन जाएगा। फिर इसका देखो आंशिक जल अपघटन, तो ये अपन ने पढ़ा था कि CN का आंशिक जल अपघटन कराओ, साइनाइड के आंशिक जल अपघटन पर क्या चीज बनती है, एमाइड बनता है, तो ये एमाइड बन जाएगा CONH2।
फिर देख रहा है Br2NH, कौन सी अभिक्रिया है? हॉफमैन ब्रोमामाइड, और हॉफमैन ब्रोमामाइड में CONH2 काहे में बदल जाता है? NH2 में। तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अमीन बन जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी में सवाल नंबर 93, वो कह रहा है कि मोहर लवण के विरचन के दौरान निम्नलिखित में से किस अम्ल को Fe2+ आयन के जल अपघटन को रोकने के लिए मिलाया जाता है? तो ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, किसको मिलाते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है। इसी में 94, वो कह रहा है कि सही उत्तर चुनो। देखो ये केमिकल बॉन्डिंग में क्लास में कराया था। NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 से अधिक होता है। गलत है। किसका ज्यादा था? NH3 का ज्यादा होता है। फिर वो कह रहा है कि CO3 2- आयन के लिए 3 है ना, वो कह रहा है कि क्या होते हैं यहाँ पर, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। CO3 है ना 2- के लिए आप देखो तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, ये हो गया CO3-। जैसे ये पहला स्ट्रक्चर बनाया, अभी इन दोनों पे माइनस रखा, अब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां डबल बॉन्ड हो कर दो, यहां पे माइनस कर दो, समझ गए? और एक क्या होगा, एक बार इधर डबल, एक बार इधर डबल, एक बार इधर डबल, तो कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। ठीक है। इसी में 94 के बाद 95 देखो, जैसे इसमें अपन को धनायन दिए, इसको अपन को याद करना था। ये क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का सवाल है। हमें बस इसमें केवल समूह याद होना चाहिए, है ना। जैसे Al3+ था, तो अपन पढ़ते हैं इसको, हमने आपको पढ़ाया था आयनिक साम्य में, अगर याद हो। आयनिक साम्य में हमने पढ़ा था ना, द्वितीय समूह के मूलकों का अपक्षेपण, तृतीय समूह के मूलकों का अपक्षेपण, चौथे समूह के मूलकों का अपक्षेपण पढ़ा था। तो इनको बस क्रम में लगाना था। तो जैसे Cu2+ कौन से समूह में आता है? द्वितीय समूह में। तो सबसे पहले नंबर पे B आएगा। देखो B पहले नंबर पे। फिर ये तृतीय समूह में आता है, Al आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया? कोबाल्ट आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? बेरियम आएगा। सबसे आखिरी में मैग्नीशियम आएगा। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी में 96, देखो ये एल्कीन है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, और एल्कीन के साथ अगर प्रबल ऑक्सीकारक आ जाए तो प्रबल ऑक्सीकारक का काम क्या होता है? ये, हाँ, ये अभिक्रिया याद है? प्रबल ऑक्सीकारक अपन लेते हैं तो हमने कहा था इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। पहले इसको तोड़ दो, दोनों तरफ O लिख दो, और एल्डिहाइड बन जाए तो इसको एसिड बना दो, तो दोनों तरफ से एसिड बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसी में 96 के बाद देखें 97, वो कह रहा है कि लेंथेनाइड आयन का वह युगल जो प्रति चुंबकीय है। तो प्रति चुंबकीय वो होगा जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना आए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? थर्ड। इसमें देखो Cu+4 में भी नहीं आएगा, Yb2+ में भी नहीं आएगा। ठीक है। इसी में कह रहा है 98, देखो पहले क्या लिया? PbR3। PbR3 का काम है OH को काय में बदलना? Br में। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा Br, यहां पर क्या हो गया? CH3। एल्कोहलिक QH, इसका काम होता है हाइड्रोजन हैलाइड को हटाना। यहां से Br हटेगा, यहां से H, यहां दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है। तो देखें कौन सा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है अपन को ऐसा कि Br आ जाए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड। देख रहे हैं, यहाँ Br, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है। हाँ, इसके बाद सवाल नंबर 99 देखो, 99 में वो कह रहा है कि वह ताप जिस पर परासरण दाब मापा गया वो अपन को निकालना है। और किस किस के बीच में ग्राफ है? परासरण दाब और सांद्रता के बीच। वो कह रहा है कि एक ऋजु रेखा दिखती है जिसकी ढाल दी है। परासरण दाब का सूत्र क्या है भाई? पाई बराबर क्या होता है? CRT। इसकी तुलना करो किससे? Y बराबर किससे? mx से। ठीक है। तो यहां पर जो परासरण दाब है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको Y बोल रहे हैं। ये जो सांद्रता है इसको क्या बोल रहे हैं? X बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दो में ग्राफ खींचा। तो देखो प्रवणता काय के बराबर आ गई? RT के बराबर आ गई। तो ये आ गया RT। तो ये RT अपन को दे रखा है कितना? 25.73। तो ये हो गया 25.73। R का मान देखो दिए 0.083। तो क्या निकल आएगा? ताप निकल आएगा। निकल लेंगे। इसी में एक आखिरी सवाल और है ना, सवाल नंबर 100। देखो सक्रियण ऊर्जा निकालना है, दो ताप अपन को दिए। सूत्र याद है? log K2 अपॉन, फॉर्मूला याद है ना? हाँ, क्या सूत्र? log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन
2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है कि जब ताप को 27 से 57 करा तो वेग कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो यहां पर इसके मान रख दें, यानी K2 जो है वो 4 गुना हो गया किसका, है ना, जो हमारा पहला वेग स्थिरांक था। EA का मान हमको क्या करना है, निकालना है। बटे क्या आ गया 2.303। आर का मान जूल में जानते हैं, आर का मान कितना 25/3। आंसर किस में चाहिए, किलो जूल। जूल को किलो जूल में बदल दो, किससे गुणा कर दें, 10 की पावर -3। फिर क्या T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 दिख रहा है, ये 27 से 273 इसमें जोड़ दो, ऐसे इसमें भी 273 जोड़ दो, रख देंगे T1 T2। कर लेंगे सॉल्व इसको आगे, तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। ठीक है, तो पेपर आप लोगों ने देखा एकदम, हाँ आसान पेपर था। अगर ढंग से अगर पढ़ाई करी है तो पूरे के पूरे नंबर अपन ला सकते थे। पूरा का पूरा पेपर कॉपी से है। ठीक है, चलेगा। ये आपका बॉटनी वाला सेक्शन है, ठीक है ना। देखिएगा, ये आपका T6 है शायद, है ना। देखिएगा, कह रहा कवकों के वर्गीकरण में कौन सा मानदंड नहीं है, तो पोषण की विधि को उपयोग नहीं करते हैं इसमें। आंसर क्या हो जाएगा, पोषण की विधि। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। 102 इसमें देखिएगा, न्यूक्लियोलस किससे मिलेगा, राइबोसोम के सिंथेसिस से, यानी आरआरएनए के। सेंट्रियोल ए का 3rd और बी का 2nd एक ही में है, ए का 3rd और बी का 2nd, 3rd आंसर हो जाएगा। ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी वाले सर बताएंगे। ये दोनों क्या है, परिजायांग पुष्प के डायग्राम है, दोनों परिजायांग है, 2nd आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें 105 मेलोनेट कौन सा काम करता है, कोफैक्टर है। क्या काम करता है, प्रतिस्पर्धी संदमन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा। 105 का कौन सा हो जाएगा, ए। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो ये चित्र है किसका, स्टोमेटा का। स्टोमेटा में पूछा गया है जिसकी बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है, किसकी होती है, गार्ड सेल की। गार्ड सेल कौन सा है इसमें से, सी। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। चलेगा 107 देखिएगा, ये भी जूलॉजी में आएगा, जूलॉजी का प्रश्न है। अगला है 107। 107 में एलील कह रहा है कि इसमें से मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या की जाती है। फैक्टर के एक जोड़ में से एक प्रभावी दूसरा प्रभावी होता है, सही है। एलील कोई भी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते, F2PD में दोनों गुण उसी रूप में हो जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बी गलत है, बाकी सब सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ACDE, यानी आंसर हो जाएगा इसका 4th। अब आते हैं 109 पर। 109 देखिएगा, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। ऑक्सिन का उपयोग क्यों करते हैं उसमें, कि जो वयस्क बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री वाले जो नैरो लीव्ड होते हैं, यानी जिसकी सक्रिय पत्ती होती है, उनको नष्ट नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st। 109 का 1st। 110 का डीएनए के कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, अनुलेखन के दौरान कह रहा है जो सीक्वेंस बताना है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, सबसे पहले क्या होगा, प्रमोटर, फिर क्या होगा स्ट्रक्चरल जीन, फिर क्या होगा टर्मिनेटर। तो कौन सा हो जाएगा, प्रमोटर संरचनात्मक, टर्मिनेटर, यानी आंसर हो जाएगा 2nd। 110 के बाद 111 देखिएगा, जीवाणुओं के वृद्धि में जब हम जीवाणु की वृद्धि कराते हैं तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए कौन काम करता है बैक्टीरिया में, परमिएज। परमिएज क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। आंसर क्या हो जाएगा, परमिएज, यानी 111 का क्या हो जाएगा, ए। 112 पर चलते हैं, कह रहा है कि एक कोई काले रंग बीज वाला है जिसका जीनोटाइप दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको उसका जीनोटाइप पता करना है, तो किसके साथ क्रॉस कराते हैं हम, रिसेसिव के साथ, क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट चलते हैं आगे, पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण कोशिका को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, पूर्ण सशक्तता, टोटिपोटेंशिया। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट कौन सा है, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें K/N/K में K क्या व्यक्त करता है, K व्यक्त करता है धारण क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st। 116 पर चलते हैं। 116 में देखिएगा, लेप्टोचीन चरण के दौरान धीरे धीरे क्रोमोसोम बनने लगते हैं और धीरे धीरे वो क्रोमोसोम में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई शुरू हो जाते हैं, क्रमिक रूप से कह रहा है, ये लाइन है एनसीईआरटी की। डिप्लोटीन चरण की आरंभ की पहचान क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का नष्ट हो जाना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दोनों सही है, दोनों सत्य कथन है, यानी 3rd आंसर हो जाएगा।
चलेगा, आगे बात करते 117 कह रहा है पूर्ण विकसित मृदुकी कोशिकाओं से अंतरपूलिक कैम्बियम। अंतरपूलिक कैम्बियम कैसे बनती है? डी डिफरेंशिएशन से बनती है। डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं निर्विभेदन। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। 118 का एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए कौन सा जरूरी होता है? जिंक। अगला बात करते हैं 119 कह रहा है कि बुलीफॉर्म कोशिकाएं क्या करती हैं? पानी की कमी में पत्ती को मोड़ देती हैं, तो मोनोकॉट में पाई जाती हैं ये, एक बीज पत्री में, यानी आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जूलॉजी में आएगा, एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कह रहा है लाल पुष्पों वाले, यानी कैपिटल आर का क्रॉस किससे कराया गया? लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन पौधे का संकरण कराया गया गुलाबी पुष्प के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर बनेगा और कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, यानी लाल और गुलाबी। लाल और गुलाबी वाले पौधे, यानी चौथा आंसर हो जाएगा। 121 का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। चलेगा, आगे बात करते हैं 122 की। तो देखिएगा बीटी कॉटन में जो क्राई1AC जीन होती है, ये किसके लिए? कीट विशिष्ट पौधों की विशिष्ट कीट समूह के लिए काम करती है। लेकिन इसमें जो कथन सेकंड है वो गलत क्यों है? इसमें अम्लीय पीएच कर दिया है, जो कि गलत है। क्षारीय पीएच में होता है, तो इसलिए आंसर इसमें पहला सही दूसरा गलत, यानी पहला कथन असत्य है दूसरा सत्य, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किस में? 123 में। 123 में तो देखिएगा जो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला सत्य है और दूसरा असत्य। फर्स्ट आंसर हो जाएगा 122 का। 123 का देखिएगा, 123 में वेलिस्नेरिया के पुष्प रंगीन नहीं होते, क्योंकि वेलिस्नेरिया में कौन सा परागण होता है? जल परागण होता है। तो जल परागण में मकरंद रहित और रंगहीन पुष्प होते हैं। वाटर लिली जमकुंडली में कौन सा होगा परागित? जल के द्वारा परागित नहीं होते, सही है, क्योंकि ऊपर पाए जाते हैं। अधिकांश जल परागित स्पीशीज में गीले होने से संरक्षित बचे रहते हैं। कुछ जलोद्भिद पौधों में परागण लंबे और रिबन जैसे फीते जैसे होते हैं, सही है। जलोद्भिद में परागकण को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप से लाया जाता है, ये सही है। तो आंसर इसमें केवल ए को छोड़ करके बाकी सब सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा BCDE, यानी सेकेंड आंसर हो जाएगा। 124 पर चलते हैं। 124 में पूछा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से किस अवस्था में जुड़ते हैं? मध्यावस्था में, मेटाफेज में जुड़ते हैं। आंसर हो जाएगा चौथा। 125 पर देखिएगा, एक जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूपों को क्या बोलते हैं? एलील। ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किस में दे रखा है? इसमें देखिएगा ए का थर्ड सिर्फ एक ही में दे रखा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आगे बात करते हैं अपन इसमें, तो 126 है। देखिएगा 126 में देखिएगा राइजोपस को क्या बोलते हैं अपन? राइजोपस को बोलते हैं डबल रोटी फफूंद, यानी ए का थर्ड, लेकिन दो में दे रखा है। अस्ट्रेलेगो को क्या बोलते हैं? स्मट कवक। बी का क्या होगा? सेकंड। तो ए का थर्ड बी का सेकंड एक ही में दे रखा है, आंसर हो जाएगा थर्ड। 126 का थर्ड हो गया। अब बात करते हैं 127 की। मृदूतक सजीव लेकिन श्लेष्मा मृत ऊतक हैं, गलत। दोनों ही सजीव ऊतक हैं, पहला गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म में दारुवाहिक कोशिका नहीं होती, लेकिन दारुवाहिक कोशिका उपस्थिति एंजियोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक है, ये सही है। तो पहला कथन असत्य है और दूसरा सत्य, यानी सेकंड हो जाएगा। 127 का सेकंड। अब अपन बात करते हैं इसमें केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता। तो एक CO2 के लिए कितने ATP की जरूरत पड़ती है? 3। और कितने NADPH की जरूरत पड़ती है? 2। तो 3 और 2 आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 129 पूछ रहा है कि ये जूलॉजी में आएगा क्वेश्चन आपका, सजीव ऊतकों में पाए जाने वाले एक अल्प अणु भार का कार्बन लेसिथिन। लेसिथिन किस में आता है? फॉस्फोलिपिड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। चौथा आंसर हो जाएगा 130 का। 131 देखिएगा, पूछा है कि एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प किस में होते हैं? डेट्यूरा में। तो 131 का क्या हो जाएगा? थर्ड। 132 पर चलते हैं। 132 में उस DNA खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ ऐसे वांछित, यानी ये जो प्रश्न है ये बायोटेक्नोलॉजी से है। इसमें ये पूछा गया है जब बाहर के DNA को अंदर किसी में डालते हैं तो उसकी नियति, उसका फेट क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि ये किस में जुड़ता है? होस्ट के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद अगली प्रोजनी को ट्रांसफर होता है। तो ये सक्षम नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा भी गलत है, यानी बी और सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 133 में हिंड सेकंड पहला निकाला गया
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो 6 बेस पेयर के नए GTC GAC नाम की जगह से कट करता है। हिंड सेकंड पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये 6 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम से ही काटता है। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अदीप्ति। अदीप्ति मतलब डार्क रिएक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। डार्क रिएक्शन में CO2 लगता है, ATP लगता है, NADPH। आंसर क्या हो जाएगा? BCD, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, ये चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये चित्र जो NCERT में दे रखा है, एक्चुअल में ये जो जगह है C कायदे में किसकी है? ये जगह बेसिकली कोलियोप्टाइल की है, लेकिन यहां पर ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा एरो शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ। ये जो C है वो एक्चुअल में इस भाग को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यही इसमें रूट बनाने का काम करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? C, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा 135 का। ये हालांकि 11th के क्लास की NCERT में ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है और 12th वाली में थोड़ा सा अलग है। तो ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गई है, लेकिन ये जो 12th की NCERT है उसी का डायग्राम है। उस जगह पर यहां पर से इन्होंने क्या दिखा रखा है? इसको रेडिकल दिखा रखा है जो रूट बनाता है। आगे बात करते हैं इसमें 136 की बात करेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूरे चैप्टर में सबसे अच्छा, पूरे पेपर में सबसे अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है T1 लेवल पर, यानी T1 पर जो प्रथम पोषक स्तर है उस पर 100x वैल्यू है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, देखिएगा। ये कह रहा है कि प्रथम पोषक स्तर T पर NPP कितना है? 100x है। क्या है? NPP है। और अपन जानते हैं जो NPP होती है वही डायरेक्ट मिल जाती है किसको? T2 को। तो T2 को कितनी मिलेगी? 100x ही मिलेगी ना, जो NPP है वही T2 को मिल जाती है। अब पूछा गया T3 को कितनी मिलेगी, तो T3 को इसका कितना मिलेगा? 10%। तो इसका 10% क्या होगा? 10x। तो इसीलिए आंसर क्या हुआ इसका? 10x, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा 136 का। 137 में देखिएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है मैट्रिक्स में, तो पहले का क्या हो जाएगा? सेकंड। ग्लाइकोलिसिस किस में चलती है? कोशिका द्रव्य में। 2 से ही हो जाएगा। A का क्या है? सेकंड, और B का क्या है? फर्स्ट। आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं इसमें 138 की। 138 बहुत आसान प्रश्न है। एक एकल संगी मोनोएडल्फस किस में पाए जाते हैं? चाइना रोज में। डाइएडल्फस मटर में। बहुएडल्फस इसमें। तो इसी से हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A का फोर्थ और B का सेकंड, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा। 138 का थर्ड। 139 पर चलते हैं। कह रहे C3 पादपों में कुछ O2 रिविस्को से बद्ध हो जाती है, जिससे CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। ये बात सही है। C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है। C4 पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बहुत कम प्रकाशिक श्वसन व्यक्त करती हैं। गलत होगा। क्यों? क्योंकि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को होता ही नहीं है। तो इसीलिए पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। कथन प्रथम सत्य है और दूसरा असत्य है। चौथा आंसर हो जाएगा इसका 139 का फोर्थ। नेक्स्ट है 140। ई कोलाई के प्रतिगतकरण, यानी ई कोलाई के रेप्लिकेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होता है और 5' to 3' डायरेक्शन में उत्प्रेरित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 140 का सेकंड। 141 में देखिएगा, केवल जो बॉम्बे है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट कही हैं ACDE। तो ACDE यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 142 में आ जाइएगा। GLUT4 क्या काम करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है। फोर्थ हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। फर्स्ट हो जाएगा। तो A का फोर्थ और B का फर्स्ट, एक ही में दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड। 142 का थर्ड। आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या काम किया था? रूपांतरण प्रयोग किया था। जैकब और मोनेड ने क्या दिया था? लैकोपेरॉन दिया था। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कूट। इसी से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? A का थर्ड, B का होगा फोर्थ। A का थर्ड, B का फोर्थ, यानी आंसर हो जाएगा फोर्थ। 143 का फोर्थ।
144 गन्ने की फसल का उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है। चलेगा, ये जूलॉजी में आएगा 145। 146 में हरित लवक में डीएनए कैसा होता है? जैसा बैक्टीरिया का डीएनए होता है, यानी वृत्तीय होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 147 का आसान है, देखिएगा, मटर में क्या पाया जाता है? सीमांत विन्यास पाया जाता है, इसी से हो जाएगा। ए का फोर्थ एक ही में दे रखा है, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हाँ सॉरी, ये बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ एक ही में दे रखा है, बी का फोर्थ सिर्फ एक में दे रखा है, कौन से में? थर्ड में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 147 का थर्ड। 148 ये पूछ रहा है ऑक्सीकरण किस में नहीं होता? सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनने में क्या काम होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनने में सिर्फ जीटीपी निकलता है, वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 149 का देखिएगा, 149 में पूछा है कायिक संकरण के दौरान किसका संयुग्मन कराते हैं अपन? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं। आंसर क्या जाएगा? 149 का फर्स्ट। 150 में ये क्या है? ये मक्के के अंदर बनाया गया डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसको व्यक्त कर रहा है ये? विंड पॉलिनेशन, यानी वायु परागण को। सुदभाषित पुंकेसरों को दर्शाते हुए वायु परागित पुष्प का पुष्पक्रम बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके नीट 24 के क्या हैं ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है ना? हाँ, तो देखो बच्चों, आज जूलॉजी वाला पोर्शन कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन पेपर कौन सा है ये? T6 है। ठीक, उसमें पहला क्वेश्चन है तो मैचिंग वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे अब देखो, मैचिंग में कुछ नहीं करना अपन को। जैसे एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा किस में करते हो आप? एडीए डिफिशियंसी। मतलब मुझे पता है कि डी का मैं क्या लगा दूंगा? डी का लगा दूंगा सेकंड, डी का सेकंड। देखो डी का सेकंड कहाँ आ रहा है? केवल ए वाले में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 1। आंसर क्या होगा? 1। ठीक, और गिवन देना प्रेजेंस या एब्सेंस। मैं पढ़ा था ना कि योनि छद्र की उपस्थित या अनुपस्थित कौमार का विशेष सूचक नहीं है। ठीक, बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि हाइमेन मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो कौमार का एक सूचक तो हो ही नहीं सकता। और जैसे अपन ने बात की थी, कह रहा है हाइमेन मेम्ब्रेन पहली बार कॉपुलेशन में ही नष्ट हो जाती है। ये बात तो गलत है, कई बार कॉपुलेशन के बावजूद भी बनी रहती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, फिर आता है ये, फिर वही मैचिंग वाला क्वेश्चन आया। मैचिंग वाले क्वेश्चन में जैसे अपन लोग बात करो, जैसे टेरोफाइलम को क्या बोलते हैं? एंजल फिश। ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड 2 में आ रहा। ठीक, फिर आ जाएगा मैक्सीन को क्या बोलते हैं? हैग फिश। मैक्सीन को हैग फिश। चलो, एक्सोक्वाइटस को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। डी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 4। तो पहले का क्या हुआ? पहले का देखो हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा फर्स्ट, एक्सोक्वाइटस हो जाएगा ये, अब मैक्सीन हो जाएगा डी का फिश। आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो एफएसएच कह रहा है ओवेरियन, फीमेल में कह रहा है एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल पे अटैक करता है, जबकि मेल में कह रहा है लीडिंग सेल पे करता है। जबकि लीडिंग सेल पे कौन करता है? एलएच करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? असर्शन क्या हो गया तुम्हारा? गलत। जबकि रीजन क्या करता है कि मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशय पुटिका ईस्ट्रोजन का श्रावण करते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि मानव नर में इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल मतलब लीडिंग सेल क्या निकालती है? एंड्रोजन। ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक, अब देखना, नाट एक पार्ट फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कौन नहीं है? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट इन्फेंडिबुला में एम्पुला स्टमस है, लेकिन यूटेराइन फंडस नहीं है। तो आंसर होगा इसका थर्ड। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक परंपरागत गर्भ निरोधक की विधि नहीं है? गर्भ निरोधक की विधि सारी 3 विधियां पढ़ी थी। स्तनपान अनार्थो पढ़ा था, क्वाइटस इंटरप्टस पढ़ा था, अवधि संयम, लेकिन बॉल्ट क्या है? एक बैरियर मेथड में आता। तो आंसर होगा इसका नहीं करना है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। फिर आता है, फिर वही आया कि कैसे मैचिंग में लाना। जैसे टाइफाइड मुझे पता है कौन सी बीमारी है बेटा, टाइफाइड तो बैक्टीरियल से होती है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 देखो एक ही में दिया, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक, कह रहा है। अब देखना अगला क्वेश्चन आता है, शिशु जो बच्चा होता है ना, उसको डॉक्टर कह रहा है क्या बोलते हैं कि माँ का दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक, क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि माँ के दूध में कई तरह के बीमारियों के प्रति एंटीबॉडी पाई जाती हैं जो उसको प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही। तो पहला भी सही है और दूसरा तो, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक,
और इसमें से कौन सा घटक हार्डी-वेनबर्ग को प्रभावित नहीं करेगा? हार्डी-वेनबर्ग लागू होने के लिए वेरिएशन कभी नहीं आना चाहिए, ठीक। और वेरिएशन कब आ सकता है? देखो, जीन प्रवाह हो जाए तो वेरिएशन आएगा, अनुवांशिक पुनर्योग रिकम्बिनेशन हो जाए तो आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए तो आएगा, स्थिर जीन पूल बना रहे, इसका मतलब यही बात सही है, हार्डी-वेनबर्ग को ये प्रभावित नहीं करेगा। तो आंसर होगा सेकंड। अब कह रहा है इसमें, देखो आपने उसमें पढ़ा होगा बायोटेक में, बायोरिएक्टर, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे बायोरिएक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये बनाया जाता है जिसमें लार्ज अमाउंट में किसी प्रोटीन या प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है। गलत हो गया, मुझे गलत ही बताना, तो 160 का क्या हो जाएगा? पहला। अब कह रहा 3 तरह की मसल है, तुम्हें पता है, कंकाली पेशी है, ये चिकनी पेशी है, ये हृदय पेशी है। तो देखो कंकाली दिख रही है, कंकाली कहाँ होंगी? ट्राइसेप्ट, बाइसेप्ट और ट्राइसेप्ट। चिकनी पेशी कहाँ होंगी? आमाशय में होंगी, और हृदय पेशी आपकी हृदय में मिलेगी। तो आंसर होगा 4। अब देखना इस मैचिंग में जो आ रहा है, जैसे कोकीन, कोकीन कहाँ से निकलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड ए कहीं में, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब देखना, जैसे यहाँ पर फिर एक देखो मैचिंग, भर भर के मैचिंग उसने पूछी है, जैसे पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला। मुझे इतना पता है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? हाइपोथैलेमस, जो कई तरह के हार्मोन या फैक्टर निकालती हैं। तो हाइपोथैलेमस का क्या हो जाएगा? 4। बी का हो जाएगा 4, बी का 4 देखो कहीं दिख रहा है, बी का 4 केवल एक में है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। और इसके अलावा आता है, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा विकार है? अपन ने खूब पढ़े थे, लेकिन 2 प्रतिरक्षा विकार आपको पढ़ के जाने थे। हमारे अंदर 100 से ऊपर प्रतिरक्षा विकार होते हैं, उसमें से अपनी एनसीईआरटी सिलेबस में 2 हैं, एक है माइस्थेनिया ग्रेविस और दूसरी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये 2 तो मुझे पता थे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गाउट स्व प्रतिरक्षा विकार नहीं है, और पेशी दुष्पोषण भी स्व प्रतिरक्षा विकार नहीं, क्योंकि आनुवंशिक बीमारी है। तो मुझे आंसर लगाने थे 3, मुझे पता है 2, ये तो है नहीं, तो फिर ये आंसर मजबूरी में मैं लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, और मुझे पता नहीं है, मुझे तो आंसर 3 लगाने हैं। तो ए, बी और ई, ये आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंस इन टीआई प्लाज्मेड में, टीआई प्लाज्मेड का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड। क्या होगा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड, टीआई का नाम ही है, तो क्या पहला आंसर होगा? ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मेड, ठीक। अब देख लो ये वाला, ये आपके सेल साइकिल से आपको सर ने पढ़ाया होगा। जैसे आपने इसमें बात की होगी कि जैसे गुणतंत्र पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं, पतला धागा कहाँ दिखाई देता है आपको? लेप्टोटीन स्टेज। तो डी का क्या हो जाएगा? लेप्टोटीन, डी का हो जाएगा 3rd, डी का होगा 3rd, डी का 3rd हो जाएगा, ठीक। और जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्टोनिम मिश्रण कहाँ बनता है? साइनेप्टोनिम। तो सी का हो जाएगा 1st, सी का 1st, और डी का क्या था? 3rd, डी का 3rd, सी का 1st, आंसर हो जाएगा 1st, ठीक। अब आता है नॉन मेडिकेटेड, ये थोड़ा सा ध्यान से करना था कि ऐसा औषध रहित आईयूडी क्या होती है? लीपेस लूप होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग कौन होती है? कॉपर रिलीजिंग होती है मल्टीलूट 375, ठीक। और आपका हार्मोन मोचक आईयूडी कौन है? LNG20। और अंत रूप में क्या होता है? हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इसका आंसर ए का क्या हो जाएगा बेटा? 3rd हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2nd, ठीक। अब कह रहा कि कथनों को पढ़ना, उसमें सही कथन क्या कह रहा? एनिलिडा सत्तगुही होते हैं। पहली बार सत्तगुहा कहाँ आई थी? एनिलिडा में, बिल्कुल सही है। कह रहा पोरीफेरा कूट होते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्केलमेंथीज अगुही होते हैं, स्केलमेंथीज में कूटगुही होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज कूटगुही होते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर केवल ए ही सही है, तो आंसर होगा 4, ठीक। अब कह रहा कूपिकाओं की तरफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए कौन प्रेरित करेगा? लंग्स की तरफ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़े, उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, H+ आयन कम होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा, H+ आयन कम। उच्च ऑक्सीजन और अपेक्षाकृत H+ आयन सांतर कम, आंसर हो जाएगा 4। अब देखो ज्वाइंट वाला क्वेश्चन आया, हमने बचपन से पढ़ा कि कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये स्कैपुला और इसके बीच पाया जाता है, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच होता है कंदुक खलिका संधि। डी का सेकंड केवल एक में है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 2nd, ठीक।
अब ये एंजाइम वाला क्वेश्चन है तो ऐसे अब जनरल नॉलेज से आप कर सकते थे। प्रोटीन वाला प्रोटीएज होगा तो उसमें क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, तो सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। और तुम्हें फास्फोडाइस्टर बंध कहाँ मिले थे, न्यूक्लिएज, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 एक ही में है, बी का 4, तो बी का 4 तो एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, देखो ए का लाइफ, देखो कौन सा है ये, हाँ ये प्रोटीएज का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और न्यूक्लिएज का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 एक ही में, ए आंसर। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम से होता है, 21वें क्रोमोसोम में, ए का थर्ड एक ही में, तो आंसर होगा 1। अब ये आता है कि मानव विकास के लिए अवस्थाओं को पुराने से नए क्रम की ओर लाना। तो सबसे पहले हमें पता होमो हैबिलिस आए थे, ठीक है, होमो हैबिलिस के बाद क्या आए थे, होमो इरेक्टस आए थे, तो ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर निएंडरथल आएंगे, फिर बी, ए डी सी बी आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आता है ये मिलाना था अपन को कि कॉर्डेटा का क्वेश्चन था, जैसे रेडुला मुझे पता है रेडुला एक आरी थी, आरी कहाँ मिलती है, मोलस्का, ए बी का हो जाएगा 1, बी का 1 एक ही में है, आंसर हो जाएगा 4। ठीक, फ्लीपर, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लीपर, एनालॉगस मतलब कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट दूर दूर से आए एनालॉगस हैं, तो आंसर होगा ए। अब ये वाला आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में कि ये एक्स और वाई की बात करता है, एक होता है रोप, एक होता है ओराई, जबकि बाम और ये सारी साइटें बेटा किसके लिए होती है, एंटीबायोटिक के लिए होती है। तो देखो सब में प्रतिजैविक प्रतिरोधक कह रहा है, जबकि प्रतिजैविक के प्रति तो ये है ही नहीं, इसका मतलब यही आंसर इसका होता है, ये प्रतिजैविक से गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 4। इसके अलावा यहाँ पे आता है वही सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछ रहा है, तो ये पता है G1 S G2, फिर आता है साइट कैरियोकाइनेसिस, फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या हो जाएगा G1, फिर S, फिर G2, मतलब EDA और फिर कहाँ गया G1 A, फिर जाएगा C, रुको, ए हो जाएगा G1 होगा, फिर होगा S, ई के बाद C, फिर होगा एस, आंसर बेटा होगा इसका सेकंड। देखो जुखाम, कॉमन कोल्ड, ये सब कौन सी बीमारियां हैं बताओ, कॉमन कोल्ड किससे होती है, राइनो वायरस, ए का थर्ड एक ही में है, चलो अपना काम हो गया तुरंत। कॉकरोच में अपन ने पढ़े थे ना, एनल सरसाई कहाँ पाए जाते, 10th सेगमेंट में, जबकि एनल स्टाइल मेल के 9th सेगमेंट में, तो 10th सेगमेंट हो जाएगा। ठीक, अब ये आता फिर एक मैचिंग आई, तुम्हें कुछ नहीं पता था, क्रिस्टी तो पता थी कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और सैटेलाइट कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम। तो सी का 4 एक ही में आ रहा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। स्टेरॉइड कौन सा नहीं है, सारे सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, प्रोस्टेरोन स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ग्लूकागॉन स्टेरॉइड्स नहीं है। ठीक, फिर आता है नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन का जो अवरोही भाग है वो कह रहा कि वाटर के लिए अपारगम होता है, जबकि पानी के लिए क्या होता है, पारगम, तो पहला हो गया गलत। और पीसीटी में कौन सा उपकला पाया जाता है, पीसीटी में घनाकार विथ माइक्रोबिलाई, क्या कह रहा है स्तंभाकार, तो दोनों कथन इसके गलत है। ठीक, और ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया 183, इसमें आपको जो दिया गया है डीएनए की एक स्टैंड दी गई है, और डीएनए की स्टैंड से आपको कौन सी स्टैंड निकालना है, आरएनए की आपको क्या बताना है, एक स्टैंड बताना है। तो जैसे आरएनए की स्टैंड बनाने के लिए तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बस आपको करना कुछ नहीं है, ए की जगह क्या, टी की जगह क्या आता है बेटा ए, और ए की जगह क्या आता है यू, सी की जगह आता है आपका जी, ए की जगह आता है यू, ऐसे कहते जाना है और आपका आंसर थर्ड आपका आ जाएगा। ठीक, फिर आपका आता है कि क्षमताओं के बारे में, मुझे सब कुछ पता है, जितनी क्षमताएं यहाँ दी गई हैं सब में 2-2 को जोड़ा जाता है, लेकिन जब वाइटल कैपेसिटी हम पढ़ते हैं 4600 आती है, उसमें 3 चीज़ें जोड़ी जाती है, और 3 चीज़ें केवल इसमें जुड़ी हैं, यहाँ दिमाग लगाया मैंने, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट केवल एक ही में, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी हम। ठीक,
फिर यहाँ कह रहा कि हृदय में जो क्रिया विभव है उसका संचरण कैसे होता है। संचरण करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ऐसे नोड से ए बी नोड से ए बी बंडल, बंडल से फिर राइट बंडल लेफ्ट बंडल, फिर आपका वेंट्रिकुलर पुरकेंजे फाइबर में पहुंच जाता है। तो पहले हो जाएगा ऐसे नोड हो जाएगा, फिर ई होगा, फिर सी होगा, सी के बाद होगा ए, तो ई सी ए, फिर होगा बंडल शाखा, और ये आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आया ये क्वेश्चन, देखो टिश्यू वाला आया कि एक कोशिकी ग्लैंड कौन होती है, गोबलेट, मुझे पता ही है। कलश कोशिकाएं होती है, आहार नाले पाई जाती हैं। ए का थर्ड एक ही में, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। और 187 में कह रहा है जीएनएच एफएसएच आएगा, पहला होगा एफएसएच, दूसरा होगा एलएच के बाद लीडिंग सेल, फिर होगा ये सर्टोली सेल, एफएसएच लीडिंग सेल सर्टोली सेल, और जो कारक निकलेगा वो शुक्राणु जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल, आंसर होगा थर्ड, ठीक। फिर आता है इंजाइम वाला क्वेश्चन। इंजाइम वाले में आपने बात की होगी ना कि जो इंजाइम है पहले सबस्ट्रेट से जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसके बॉन्ड टूटेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर नई साइट खुल जाएगी। तो मैं कुछ नहीं करना था, मुक्त इंजाइम का अन्य क्रियाधार से बंधने के लिए अंत में आएगा ना ये, और अंत में बी वाला अंत में आना चाहिए, और किसी में नहीं है, बी अंत में इसमें है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक। पी वेव, देखो ईसीजी, पी वेव क्या होता था, ऑरिकुलर सिस्टोल, पी क्या बताता है, आलिंदों में विध्रुवण, ये पी का हो जाएगा थर्ड, मतलब ए का थर्ड एक ही में, आंसर हो जाएगा 4, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा 190 वाला थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर अभी नहीं बता रहा। पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है लवानिया सर को पता हो तो बता देंगे आपको, ये कोई बॉटनी में वही पढ़ाते हैं, ठीक। और 190 ये भी आपको जेनेटिक्स में लवानिया सर बताएंगे, ठीक। और ये वाला देखना, सेरिब्रम हेमिस्फीयर अपन पढ़ते ना, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कैसे जुड़े होते हैं, कॉर्पस कैलोसम, बड़ा सिंपल बढ़िया क्वेश्चन। और मस्तिष्क में जो आपस में जो ब्रेन स्टेम होता है, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते, कह रहे हैं सेरिब्रम भी होता है, तो बात हो गई गलत, पहला सही दूसरा गलत। अब आता है ये देखो, बोन मैरो अस्थि मज्जा एक मुख्य क्या है, लसिकांग है, जहां रक्त और लिम्फोसाइट दोनों बनती हैं, बिल्कुल सही है। और बोन मैरो और अस्थि मज्जा टी लिम्फोसाइट के विकास और परिवर्धन के लिए सूक्ष्म वातावरण क्या करती, प्रदान करती, ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन आप यहाँ इलिमिनेट कर सकते थे, जैसे आप तिलचट्टा वाला मैंने पढ़ाया था, इसलिए कॉकरोच पढ़ा दिया था, ठीक। कि भोजन को संग्रह करने वाला कौन होता, क्रॉप मतलब अन्न पुट, ठीक, मतलब ए का फोर एक ही में है, अच्छा 2 में है, ए का 4 देखो। और ये क्या होती है बेटा, ये जो रिंग लाइक ट्यूब्यूल होती है जिसे गैस्ट्रिक सी का कहा जाता है, बी का सेकंड, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए का 4 बी का सेकंड, ठीक है। ये गॉश, ये बेटा आपको इकोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, ये आपको लवानिया सर बता देंगे, लेकिन जो मुझे पता है जहाँ तक, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। अब आता है हेल्ले लूप, देना टू द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना। जस्टा मेडुलरी, अपन ने पढ़ा था कि कॉर्टिकल और जस्टा मेडुलरी में जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हेल्ले लूप लंबा होता है, सही बताना। तो वही कह रहा है कि हेल्ले लूप, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हेल्ले लूप मेडुला के अंदर डूबा होता है, बिल्कुल बात सही, पहला आंसर इसका सही। अब आता है देखो, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, नॉन कॉर्डेट के लिए कौन सा कथन सही है। देखो नॉन कॉर्डेटम में गिल्स में क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते, पहला तो है गलत, ठीक। और दूसरा कह रहा है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट, बिल्कुल सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह रहा है डॉर्सल होता है, नहीं वेंट्रल होता है, ये गलत, मतलब इसमें ए गलत है, सी गलत है, बकाया बी डी ई सही है, बी डी ई सही है पहला, ठीक। मीजोजोई केरा में तो रेप्टाइल आए थे, ए में आए थे ए का थर्ड, और सीरोजोइक चल रहा है आज, जिसमें हम आते हैं मेमल, सी का हो जाएगा 4, सी का 4, बी का थर्ड, ए का थर्ड, सी का 4, आंसर सेकंड, ठीक। और ये बीमारी का एक क्वेश्चन आया, जैसे तो मैं यहाँ से हम एलिमिनेट अगर कर लें कि देखना 1 2 3 4 दिया, यहाँ सब यहाँ तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा।
क्रिटिनिजम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, इसमें हो जाए, बच्चों में कम हो जाए। 3 और देना तो क्या लिखा? थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प स्रावण तथा अवरुद्ध वृद्धि, तो मतलब हो जाएगा डी का फर्स्ट, सॉरी डी का सेकंड, डी का सेकंड है पहले में, बस ये आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आया, ब्लड ग्रुप वाला कह रहा ए ब्लड ग्रुप है किसी का, बाप का ए है, माँ का बी है, बच्चे का ओ आ गया, तो सीधी बात है दोनों हेटेरोजाइगस रहे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे तो बाप भी हेटेरोजाइगस, माँ भी हेटेरोजाइगस, बच्चे का ओ है, बच्चे का ओ है तो आई ओ और आई ओ, आंसर केवल एक ही होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकते, केवल आंसर ए हो सकता है बस। ठीक, तो इस तरह से अपन ने ये सारी बातें इतनी डिस्कस कर ली। ठीक है बेटा।